हेलो एवरीवन। तो हम बायोलॉजी के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन वो भी हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो इनके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप एडुस्टेट ऐप पर चेक कर सकते हो, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को समझेंगे ताकि हमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ना पड़े और सारी चीज़ें हम लिख पाएँ एग्जाम में। राइट। और आपको बातें ध्यान से सुननी है, क्योंकि हो सकता है कि कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो वहाँ पे भी बन सकता है हमें सवाल। ठीक है। पहला क्वेश्चन हम यूनिट 1 से शुरू कर रहे हैं। ओके, रिप्रोडक्शन जो यूनिट है, पहला सवाल है कि व्हाट एनी थ्री डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो आपको तीन डिफरेंस लिखने हैं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में। ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन का फर्स्ट पॉइंट है कि सेल्फ पॉलिनेशन अकर विद इन अ फ्लावर और बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। तो सेल्फ पॉलिनेशन किस में होता है? एक ही फ्लावर में हो जाता है कि कोई एक फ्लावर है, उसी के स्टेमन से उसी का ओवरी इंटरेक्ट हो रही है। ठीक है। और या फिर ऐसा हो सकता है कि दो प्लांट्स हो लेकिन वो सेम स्पीशीज के हों। ठीक है, तो वो क्या होगा? वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा? जब क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स बिटवीन टू फ्लावर बोर्न ऑन डिफरेंट प्लांट्स। दो अलग अलग प्लांट होंगे और वो डिफरेंट स्पीशीज के होंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा सोच लेते हैं कि एक रोज का फ्लावर है और नहीं, एक चाइना रोज है और एक सनफ्लावर है। उन दोनों के बीच में अगर गलती से हुआ तो वो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। मेरी फ्लावर जस्ट एग्जाम्पल था। ओके। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि फ्लावर्स आर नीदर अट्रैक्टिव नॉट डू दे प्रोड्यूस नेक्टर। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन वाले फ्लावर्स होते हैं, जो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, वो अट्रैक्टिव नहीं होते ज्यादा। ठीक है। और वो नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते। क्रॉस पॉलिनेशन वाले फ्लावर्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स बाय वेरियस मींस लाइक कलर्ड पेटल्स, नेक्टर्स एक्सेट्रा। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन वाले फ्लावर्स होते हैं, वो इंसेक्ट को कैसे अट्रैक्ट करते हैं? उनका कलर के पेटल्स बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, उनके अंदर नेक्टर होता है। उस वजह से जो इंसेक्ट होते हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होके आते हैं। और जब वो आते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं, तो अपने पोलन ग्रेन्स उस इंसेक्ट पे छोड़ देते हैं। फिर वो जब इंसेक्ट उड़ के जाता है तो उसके पोलन ग्रेन्स जो है दूसरी जगहों पे बिखर जाते हैं। ठीक है। और ऐसे करके क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट है कि पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल नंबर्स। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन के फ्लावर्स हैं, उसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं। कंपैरेटिवली क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि लार्ज नंबर में पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। एटलीस्ट 4 पॉइंट याद कर लेना, क्योंकि ऐसा होता है 4 पॉइंट याद करोगे 3 याद रहेंगे पेपर में, है ना। 3 मार्क में ये क्वेश्चन आराम से आ सकता है। नेक्स्ट है कि आपको लेबल डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाते वक्त पेंसिल का यूज करना है। सारी चीजें अच्छे से लेबल करनी है। उसका नाम लिखना है कि आपने डायग्राम क्या बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हमें यहाँ पे ह्यूमन टेस्टिस का डायग्राम बनाना है। ऐसा कुछ डायग्राम दिखना चाहिए। ये एपिडर्मिस पार्ट होता है। ये जो पार्ट होता है वो वासा फ्रेंच होता है। दिस इज एपिडेमिस, दिस इज रेटाई टेस्टिस। ये है डिफरेंशियल डक्ट। ठीक है। ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 1 to 3 लोब्स होते हैं। देन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ टेस्टिस। ठीक है, ये टेस्टिस। ओके। ये डायग्राम हो गया। इस डायग्राम को अच्छे से याद करके जाना। लेबलिंग जरूरी होती है हर एक पार्ट की, और कलर वगैरह यूज नहीं करना है। ठीक है। और क्वेश्चन कोशिश करना कि जितने भी आंसर्स हम लिख रहे हैं, मोस्टली आंसर्स में और डायग्राम बनते हैं। या फिर डायग्राम ना भी बने तो कोशिश करना कि हाँ बन जाए, तो उससे मार्क्स अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर। ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको डायग्राम बनाना है स्पम का। ये स्पम का डायग्राम हो गया। तो ये जो ऊपर का पार्ट होता है, ये हेड होता है। ठीक है। इसके बीच वाला पार्ट जो है ये मिडिल पीस है, और ये पूरा जो है ये टेल है। राइट। पहला ऊपर में जो ये टॉप पे दिख रहा है ये एक्रोसोम होगा। उसके बाद ये जो है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाद आता है छोटा सा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के बाद ये जो पार्ट है ये नेक है। नेक के बाद आएगा ये छोटी छोटी जो ये दिख रही हैं लाइनिंग्स, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद ये जो कवर होता है, किस चीज से कवर है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर है। तो सबसे ऊपर की लेयर क्या हो गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। तो ये स्पम का डायग्राम बहुत ईजी है, 1-2 बार बना लेंगे तो आपको अच्छा से बन जाएगा। नेक्स्ट हो गया, हमें ओवम का डायग्राम बनाना है। ठीक है। तो ये ओवम का डायग्राम हो गया। इसकी सबसे आउटर लेयर होती है कोरना रेडिएटा। उसके बाद अंदर होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसी भी सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है खाली स्पेस में, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगला है ये न्यूक्लियस होता है। और ये क्या है? जोना पेलोसिडा। ठीक है। कोरोना रेडिएटा के बाद नेक्स्ट लेयर जोना पेलोसिडा आती है। अगला है, हमें फुल फॉर्म लिखने हैं। आपको जितने भी फुल फॉर्म्स दिए हैं बुक में वो सारे आने चाहिए। मोस्टली जो चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, तो वो सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है। फुल फॉर्म लिखना है हमें जिफ्ट का। ये है जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, जब टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया जाता है लैब्स में, तो उसमें उसको हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, उसे जिफ्ट कहते हैं। ठीक है।
अगला है गिफ्ट। गिफ्ट में हम गैमेट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर। गिफ्ट मतलब होता है कि गैमेट का, किसी गैमेट का ट्रांसफर करना फिलोपियन ट्यूब में। जैसे कोई फीमेल है, उसको ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो खुद ही दूसरी फीमेल उसे ओवम देगी, ठीक है, तो ये गिफ्ट है। यहाँ पे गैमेट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर किया जाता है, और वो कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, वो ओवम, वो फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ टैप्टम इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन वॉल्स। तो आपको टैप्टम का रोल बताना है पोलन ग्रेन वॉल्स की फॉर्मेशन में। ओके, पहला है कि टैप्टम जो है वो इनर मोस्ट लेयर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल का। माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल का ये वर्ड्स याद रखने हैं हमें, क्योंकि अपने यूज करने हैं अपने आंसर्स में। देन टैप्टम प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। और जो टैप्टम होता है वो जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन है, जो पोलन ग्रेन जो भी बन रहा होता है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे उसकी हेल्प होती है ग्रो होने में। टैप्टम सिक्रीट स्पोरोपोलेनिन। टैप्टम जो है वो स्पोरोपोलेन सिक्रीट करता है। अब स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, ये मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मेटल है, बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में आ जाए, ठीक है, इसको अच्छे से याद करना है। राइट, स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, ये मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो कौन सिक्रीट करता है, टैप्टम। ओके, तो ये हमने यहाँ पर रोल याद कर लिए, ठीक है। वाई इज द एप्पल कॉल्ड वर्चुअल फ्रूट। एप्पल को वर्चुअल फ्रूट क्या कहते, क्यों कहते हैं, और विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डज द फ्रूट, और फ्लावर का कौन सा पार्ट फ्रूट बनाता है इसमें। तो पहले आप वर्चुअल की जगह फॉल्स फ्रूट भी लिख सकते हो सकता है आपके आंसर में फॉल्स आ जाए। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि वाई इज द एप्पल कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। दोनों सेम बात है, बट वर्डिंग्स का फर्क है, ठीक है। एप्पल इज कॉल्ड वर्चुअल फ्रूट और फॉल्स फ्रूट बिकॉज इट इज नॉट प्रोड्यूस फ्रॉम ओवरी। एप्पल को फॉल्स फ्रूट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ओवरी पार्ट से नहीं बना होता। किससे बना होता है, वो बना होता है थैलेमस से। थैलेमस पार्ट ऑफ द फ्लावर। एप्पल के में जो बीच का पार्ट होता है ना, ऐसा जहाँ सीड्स लगे होते हैं, वो थैलेमस पार्ट होता है, ठीक है। तो एप्पल एक वर्चुअल फ्रूट क्यों है, क्योंकि वो ओवरी से नहीं बन रहा। तो वो ओवरी से नहीं बन रहा तो किससे बन रहा है, वो बन रहा है थैलेमस पार्ट से, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन्हें याद कर लेना, ये थैलेमस वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि वाई द टेस्टिस ऑफ द मेल आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो मेल्स में जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है, क्यों, क्योंकि इनसाइड टेस्टिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस, क्योंकि टेस्टिस के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन चल रही होती है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ स्पर्म रिक्वायर 2-3 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर। और जो स्पर्म का सिंथेसिस है उसे टेम्परेचर कैसा चाहिए, उसे 2 से 3 डिग्री कम चाहिए हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। हमारे नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर इसको कितना चाहिए, इसको 2-3 डिग्री कम चाहिए, ठीक है। इसी वजह से जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी का वो बाहर प्रेजेंट होता है। ओके, इजी चीजें याद करना, इसको 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। एक ही रीजन है कि उसको लोअर टेम्परेचर चाहिए, इसलिए वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। तो हमें स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का डिफरेंस बताना है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 डिफरेंस पूछे गए हैं। आपको हो सकता है 4-5 से ज्यादा नहीं आएगा, ये अच्छे से याद करना। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, स्पर्म की फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और ओवम की फॉर्मेशन को oogenesis कहते हैं, है ना। तो पढ़ते हैं एक एक करके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, ज्यादा टफ सवाल नहीं आते हैं बायो में। जो मेन मेन टॉपिक्स हैं वही बार बार रिपीट होते हैं, तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो फर्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस का टॉपिक पढ़ते हैं। दिस प्रोसेस अकर्स इन मेल प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। ये प्रोसेस मेल्स में होती है, क्यों, क्योंकि मेल गैमेट बनाने के लिए, स्पर्म्स बनाने के लिए। ये प्रोसेस किस में होती है, फीमेल्स में होती है, oogenesis। और ये फीमेल गैमेट बनाने के लिए। अगला है स्पोर्टोजेनियम सेल प्रोड्यूस स्पर्म इन दिस प्रोसेस। स्पोरमेटोगोनियम सेल जो होते हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं इस प्रोसेस में। यहाँ पे oogonia प्रोड्यूस करते हैं एग्स इस प्रोसेस में। अगला है इन दिस प्रोसेस द प्राइमरी oocyte इज डिवाइडेड बाय मियोसिस एंड रिजल्ट्स इन 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। इस प्रोसेस में प्राइमरी oocyte जो होता है वो डिवाइड करता है मियोसिस के थ्रू, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, ठीक है। इस प्रोसेस में प्राइमरी oocyte डिवाइड बनता है मियोसिस से, और रिजल्ट में क्या बनता है, मियोसिस में 2 डिविजन्स होते हैं, तो oocyte बनता है और एक पोलर बॉडी बनती है, ठीक है। अगला है दिस प्रोसेस अकर्स इन टेस्टिस ऑफ मेल्स। ये प्रोसेस कहाँ होती है, टेस्टिस में होती है मेल्स के। और oogenesis कहाँ होती है, ये होती है ओवरीज ऑफ फीमेल। ओके, अगला है मोटाइल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोसेस। मोटाइल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोसेस। ये मोटाइल गैमेट्स होते हैं जो चल सकते हैं ऐसे, है ना। ये मोटाइल मतलब मोबिलिटी होती है उसके अंदर, मूव करने की कैपेबिलिटी। लेकिन oogenesis में जो ओवम बनता है वो मोटाइल नहीं होता।
अगला है कि कैस्मोगैमस फ्लावर्स क्या होते हैं, और कैन क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स इन क्लेस्टोगैमस फ्लावर। एक बार ध्यान देना, यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ कैस्मोगैमस लिखा है, यहाँ क्लेस्टोगैमस लिखा है, दोनों का मतलब समझेंगे और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। कैस्मोगैमस फ्लावर्स आर दी ओपन फ्लावर सिमिलर टू द फ्लावर ऑफ अदर स्पीशीज। कैस्मोगैमस फ्लावर कैसे होते हैं, वो ओपन फ्लावर्स होते हैं, एकदम खुले हुए, जैसे दूसरे फ्लावर है, जैसे रोज हो गया, चाइना रोज हो गया, है ना, सब कुछ खुला, वो अच्छे से खुला होता है, उसका पोलन ग्रेन एक्सपोज होता है बाहर, वैसे ही कैस्मोगैमस फ्लावर होते हैं। ठीक है, इतना समझ लिया हमने। विथ एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा, जिसका एंथर और स्टिग्मा मतलब जो मेल पार्ट है वो पूरा एक्सपोज होता है। दे फेवर क्रॉस पॉलिनेशन, एग्जाम्पल रोज क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स आर इंटरसेक्सुअल। ये क्रॉस पॉलिनेशन के फेवर में होते हैं, इनका एग्जाम्पल है रोज। और जो क्लेस्टोगैमस फ्लावर होते हैं वो इंटरसेक्सुअल होते हैं। द मेन क्लोज कॉजिंग सेल्फ पॉलिनेशन। और जो बचे होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। दे अपीयर लेट इन द फ्लावर सीजन टू एंश्योर पॉलिनेशन। और ये फ्लावर सीजन में लेट आते हैं एंश्योर पॉलिनेशन को एंश्योर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कैस्डोगैमस फ्लावर जो होता है, सॉरी कैस्मोगैमस, वो फ्लावर्स होते हैं जो खिले होते हैं, और क्लेस्टोग्लामस फ्लावर जो होते हैं वो जो बंद होते हैं। ठीक है, जैसे हम कली देखते हैं ना कोई फ्लावर की जो बंद होती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो कैस्टोगैमस फ्लावर है उसको सेल्फ पॉलिनेशन ही करना पड़ता है, उसके पास कोई चांस ही नहीं होता क्योंकि वो खुला नहीं है। अब वो खुला नहीं है तो अपने पोलिंग ग्रेन्स को इधर उधर नहीं बिखेर सकता। और कैस्मोगैमस खुला होता है तो उसमें सेल्फ भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है। ठीक है, अगला है कि डिफाइन एमनियोसेंटोसिस प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक हर बार आता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद करना है। Amniocentesis is a medical procedure to detect chromosomal abnormality in growing fetus inside mother's womb। तो एमनियोसेंटोसिस क्या होती है, एक प्रोसीजर होती है जिसमें हम अगर किसी बच्चे को कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, कोई डिसीज है, कोई डिसऑर्डर है, तो पता लगाया जा सकता है उसे जब वो मदर के वोम में होता है। ठीक है, इस प्रोसेस में हम एमनियोटिक फ्लूइड को एनालाइज करते हैं, एनालाइज करके पता लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये जो प्रोसेस है उसे बैन कर दिया गया है, क्योंकि इससे ना क्रोमोसोम्स पे पता चल जाता है कि मेल है या फीमेल जो बच्चा है। तो पहले जो फीमेल्स होती हैं, लड़कियां बेबीज होती हैं, उन्हें पेट में ही मार दिया जाता था, इसीलिए इस प्रोसेस को हमने बैन कर दिया गया है। अब दूसरी चीजें आ गई हैं, मार्कर टेस्ट और भी चीजें होती हैं जिससे पता लगाया जाता है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी फीटस में है कि नहीं है। और पहले एमनियोसेंटेसिस था। ओके, इसमें क्या होता है ना कि जो मान लो ये वॉर्म हो गया, सॉरी ये जाइगोट हो गया, बच्चा हो गया, और उसके ऊपर से ये लेयर हो गई, यहाँ पे एक फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, उसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उसी फ्लूइड को निकाला जाता है सिरिंज से और फिर उसी का टेस्ट होता है। ठीक है, अगला है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होती है, एमटीपी क्या होती है। तो इंटेंशनल और वॉलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एमपीटीपी। ओके, ये जो है जब वो इंटेंशनली या फिर इंटेंशनली कोई टर्मिनेट करवाता है अपनी प्रेगनेंसी को, तो उसे एमपीटी सॉरी हाँ एमटीपी कहते हैं। और ये लीगलाइज कब हुई थी इंडिया में, ये 1971 में लीगलाइज हो गई थी। इसे लीगल इसलिए कर दिया गया था कि लोग बहुत केयरलेसली करवा रहे थे चीजें, तो और किसी के पास भी चले जाते थे कोई क्वालिफाइड डॉक्टर। और इसके एमटीपी करवाने के लिए भी एक कंडीशन लगती है कि इतने वीक्स का जो है प्रेगनेंसी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना दिक्कत आ सकती है मदर को, बच्चे को। और ये तभी होती, कुछ कंडीशंस में लीगलाइज है करना, कि जैसे अगर मदर को कोई दिक्कत है या फिर बच्चे को कोई डिसऑर्डर है जो ठीक नहीं हो सकता, तो इन सब केसेस में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाया जाता है। ये आंसर इतना छोटा सा दिख रहा है, मैंने जो भी जितने भी पॉइंट्स बताया आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, 20 वीक्स तक आई गेस आप अगर आपको 20 वीक्स क्या प्रेगनेंसी है और आपको एमटीपी करवाना है, एबॉर्शन, तो आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह चाहिए। और अगर उससे ज़्यादा हो गई, वैसे तो फर्स्ट टाइम ट्राइमेस्टर तक ही एलिजिबल होता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो आपको 2 डॉक्टर की सलाह लगेगी इस चीज़ के लिए। वैसे ये खतरनाक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही, आई गेस ट्राइमेस्टर आपको पता होगा, 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है, उसमें हर 3 मंथ को एक ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो फर्स्ट के 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, उसके बाद के 3 से 6 दूसरा, और उसके बाद के 3 ट्राइमेस्टर। ओके, तो इसके लिए बहुत सारा कंटेंट मैंने बता दिया है, आप लोग आराम से लिख सकते हो अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है तो। देन है कि ड्रॉ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर्स। आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाना है फ्लावर का। तो देख लेते हैं फ्लावर का स्ट्रक्चर। ये हो गया सेपल पार्ट,
ये हो गए हमारे पेटल्स, सुंदर सुंदर। उसके बाद ये अंदर हो गई ओवरी, ओवरी के बाद ये है स्टाइल और ये है स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को साथ में क्या कहा जाता है? इन तीनों को साथ में कहा जाता है पिस्टल। देन नेक्स्ट है एंथर, ये एंथर हो गया ऊपर का, यहीं पे पोलन ग्रेन्स होते हैं। और ये क्या हो गया? ये हो गया फिलामेंट। और इन दोनों को साथ में क्या कहा जाता है? स्टेमन। अगला है कि नेम टू हॉर्मोन्स इन्वॉल्व्ड इन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। दो हॉर्मोन्स के नाम बताने हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों में हेल्प करता है, इन्वॉल्व होता है। तो फर्स्ट है FSH, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और सेकंड है LH, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब हमें डिफरेंस क्रॉस पॉलिनेशन का हमने जस्ट ऊपर पढ़ा है, तो आप ऊपर चेक कर लेना। ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट होगा तो उसे भी याद करना। ठीक है, अब हमें टू डिफरेंस लिखना है, मोनोकॉटिलेडन सीड का और डाइकॉटिलेडन सीड्स का। तो मोनोकॉट का देखते हैं। द एम्ब्रियो कंटेन ओनली वन कॉटिलेडन, जो एम्ब्रियो होता है उसमें एक ही कॉटिलेडन होता है। और डाइकोट में क्या होता है? दो कॉटिलेडन्स होते हैं। कंटेन अ लार्ज एंडोस्पर्म इनसाइड द सीड फीडिंग द एम्ब्रियो प्लांट। इसमें जो है लार्ज अमाउंट में एंडोस्पर्म होता है सीड में, जो एम्ब्रियो प्लांट को फीड करता है। और नेक्स्ट है कि कंटेन टाइनी एंडोस्पर्म इनसाइड द सीड, और इसमें सीड के अंदर बहुत ही कम एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, ये आई थिंक 11th में भी है ये टॉपिक सेम। नेक्स्ट है कि सीड जर्मिनेशन इज हाइपोजियल। इसमें जो सीड जनरेशन होता है वो हाइपोजियल होता है, और इसमें जो होता है या हाइपोजियल भी हो सकता है और इपीजियल भी हो सकता है। अगला है कि मोनोकॉट एलुनो एलेरोन लेयर प्रेजेंट होती है ऊपर, और डाइकॉट में एब्सेंट होती है। ठीक है, हमने यहाँ 4 पॉइंट्स पढ़े, ये चारों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए अच्छे से। टेस्ट ट्यूब बेबी देख लेते हैं। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ बेबी बाय फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। तो इसमें हम जो बेबी बनता है वो बाहर बनता है, हम फर्टिलाइजेशन बाहर करवाया जाता है, लैब्स में करवाया जाता है, एक कंडीशन देके, जो कंडीशन हमें चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। इन दिस प्रोसेस मेल स्पर्म एंड फीमेल ओवम आर फर्टिलाइज आउटसाइड बॉडी इन लैब्स। इसमें मेल के स्पर्म को और फीमेल के ओवम को बॉडी से निकाला जाता है, उसके बाद उन दोनों का फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, फ्यूजन करवाया जाता है लैब्स में, एंड देन ट्रांसफर्ड इनटू फेलोपियन ट्यूब ऑफ द मदर। और उसके बाद मदर की फेलोपियन ट्यूब में उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, जहाँ बच्चे की पूरी ग्रोथ हो सकती है। नेक्स्ट है प्लेसेंटा। क्या होता है? तो प्लेसेंटा एक वस्कुलर लेयर होता है, वस्कुलर कंटेंट होता है, टेम्पररी ऑर्गन है ये, मदर और डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में। ठीक है, और इसके और पॉइंट्स ये हैं कि ये बच्चे और मदर के बीच में इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन इन द सेंस जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं बच्चे के ग्रोथ के लिए, है ना, फूड, एयर, ऑक्सीजन, सब कुछ वो ट्रांसफर होता है। जितना भी एक्सक्रीटरी एक्सक्रीशन बच्चा प्रोड्यूस करता है वो प्लेजेंटा ही बाहर निकालता है, बच्चे बच्चे के साइड से प्लेसेंटा ही बाहर निकलता है बॉडी से। ठीक है, बच्चे के, और ट्रांसफर करता है उसे बाहर। लाइक ये ऐसे होता है। ये हो गया, वेट अ मिनट, ये मान लो ये बच्चा है, इसकी बाहर से एक प्लेसेंटा क्लियर होगी। अब जितनी भी ये चीजें हैं इधर उधर जाना, फूड जाना, एक्सक्रीशन बाहर निकलना, है ना, वो सारी चीजें इस प्लेसेंटा से ही होती हैं। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको ऐड करना है। अगला है कि डिफाइन एंडोस्पर्म। आपको एंडोस्पर्म को डिफाइन करना है। एंडोस्पर्म एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ट्रिप्लॉइड यानी 3 उसकी प्लॉइडी हो गई, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द मेल गैमेट। ये कैसे बनता है? ये बनता है एक मेल गैमेट की फ्यूजन से और दो पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से। और ये क्या करता है? ये फूड को स्टोर करते हैं। डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये उस टाइप का रिप्रोडक्शन है इन विच ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है और प्रोड्यूस करता है आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स को। आइडेंटिकल मतलब वो जो मदर और बच्चे हैं वो एकदम सेम है, एकदम सेम, उसमें एसेक्सुअल होता है। डिफरेंस बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन, ओके, आपको इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का डिफरेंस बताना है। पहला है इट इज द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग एयर ऑक्सीजन इनटू लंग्स फ्रॉम आउटसाइड। इंस्पायरेशन मतलब ऑक्सीजन या एयर को बाहर से अपनी बॉडी के अंदर लाना, लंग्स में लाना। एक्सपायरेशन में क्या होता है? इट इज प्रोसेस ऑफ लिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स टू आउटसाइड। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी लंग्स से बाहर भेजते हैं एनवायरमेंट में। देन इंस्पिरेशन सॉरी इंस्पायरेशन का सेकंड पॉइंट है डायाफ्राम आर इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जो डायाफ्राम होता है हमारा और इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और सिकुड़ जाते हैं, काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और एक्सपायरेशन में क्या होता है? ये रिलैक्स हो जाते हैं एकदम, क्योंकि एयर बाहर निकल रही है।
सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेंशन करना जरूरी है। ड्यू टू दिस द वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज एंड लंग्स एक्सपेंड। और इंस्पिरेशन में क्या होता है कि जो वॉल्यूम होता है थोरैक्स का वो इंक्रीज करता है और हमारे लंग्स जो है वो एक्सपेंड कर जाते हैं, ठीक है। और एक्सपायरेशन में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीज एंड लंग्स गॉट कंप्रेस्ड। मतलब ऐसा है ना कि अगर आप डिफरेंस बिटवीन याद कर रहे हो तो अगर आपको एक साइड याद है तो सेकंड टाइम भी बन ही जाना चाहिए, सेकंड साइड, है ना। देन इंस्पायरेशन में पल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है और एक्सपायरेशन में पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ऐसी जितनी भी चीजें हैं जो लंग से रिलेटेड है उसमें ये पल्मोनरी वर्ड जरूरी यूज होता है, ये बात याद रखना। अब हम सेकंड चैप्टर पे आ गए, जेनेटिक्स और सॉरी सेकंड यूनिट पे आ गए, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन। इससे बहुत सवाल आते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग है, जेनेटिक है ना, और इससे आता है। नेक्स्ट है कि जेनेटिक कोड क्या होता है और हमें सेलिएंट फीचर्स लिखने हैं उसके, लाइक 3-4 तो आप याद कर ही लेना, ज्यादा नहीं लिखने होता है। अकॉर्डिंग टू निरमबर्ग, खुराना एंड हॉली, जेनेटिक कोड जो है वो इज अ सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। जो हमारा जेनेटिक कोड है वो सीक्वेंस है नाइट्रोजन बेसिस का ऑफ डीएनए इन विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन आर कोडेड। नाइट्रोजन बेसिस ऑफ डीएनए, डीएनए के नाइट्रोजन बेसिस का जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है और वो साथ में बन के प्रोटीन का कोड करते हैं प्रोटीन के लिए, ठीक है। और ये जो आपके लिखे हुए हैं ना ये साइंटिस्ट के नाम, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। हम मेंशन करोगे और अच्छे से, जैसे इसमें डार्क कलर से मेंशन किया गया है तो वैसे मेंशन करोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। उसको कोई आंसर नहीं पढ़ेंगे लोग, ज्यादा इन चीजों पर ध्यान देते हैं। अब हम फीचर्स देख लेते हैं। तो जो कोड्स होते हैं वो ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है, हमेशा 3 में होते हैं। जैसे हमने लिख दिया AUNG, ये 3 पार्ट में हो गया, ये कभी भी अलग नहीं है, 3 3 में ही पढ़ा जाता है इन्हें। कोड्स आर कॉमालेस, इसमें कोई ये कॉमालेस होते हैं, 3 3 ब्लॉक्स में पढ़े जाएंगे। कोड इज डीजेनरेटिंग, मतलब प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन कोडॉन फॉर एन वन अमीनो एसिड। ये मतलब ऐसा होता है ना कि हाँ, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन कोडॉन, हाँ, एक अमीनो एसिड का एक से ज्यादा कोडॉन है। मतलब हो सकता है कि मिथिनियोनिन के लिए कोई 2 लोग जो है वो कोड करते हो, ठीक है। ऐसे मतलब ऐसे कि जैसे सीरीन है, सीरीन हो गया, देखो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सीरीन है उसके 3 कोडॉन्स हैं, मतलब UCU और AGU, ये तीनों क्या है, ये सीरीन के लिए कोड करते हैं। तो ये यूनिवर्सल होता है, सिमिलर होता है हर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। डेंग्स है, कोड्स आर नॉन एम्बिजियस, मतलब जो पोजीशन होती है जेनेटिक कोड की सेलुलर मीडियम पे वो नॉन एम्बिजियस होती है, क्योंकि कोडॉन जो है वो हमेशा एक ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं। कभी कभी कोडॉन्स मोर देन वन अमीनो एसिड को भी कोड करते हैं, जैसे ई कोलाई में UUV कोड जनरली कोड फॉर फिनाइलैलेनिन, ठीक है। आपको मेनली 2-3 पॉइंट याद रखने हैं, कोई ना समझ में आए इट्स फाइन। इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन कोडॉन, इनिशिएशन मतलब ऐसे कोडॉन जिनसे स्टार्ट होता है, जैसे AUG है वो ये स्टार्ट कोडॉन है, इससे कोडिंग स्टार्ट होती है किसी भी प्रोटीन की। और एंडिंग क्या होती है, likewise codon responsible for the termination of a chain is called chain termination codon, okay। initiation, okay, codons responsible for the initiation of polypeptide chain are called initiation codon, जैसे कि AUG हो गया, और एंडिंग में आते हैं UAA, UAG और UGA, ठीक है, सिंपल है। क्या क्या पॉइंट्स रखें कि ये ट्रिपलेट में प्रेजेंट होते हैं, कॉमालेस होते हैं, रीजेनरेटिंग होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, और हमेशा इनिशिएशन और टर्मिनेशन कोडन को हमें मेंशन करना है, याद रखना है। AUG इनिशिएशन होता है और ये तीनों जो हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं टर्मिनेशन, एंड में आते हैं। अगला है कि DNA रेप्लिकेशन का लिखना है हमें और उसके मेथड भी लिखना है, ओके, ठीक है। वॉटसन और क्रिक आफ्टर गिविंग द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA, वॉटसन और क्रिक साइंटिस्ट का नाम है, अच्छे से याद रखना। उन्होंने जब डबल हेलिक्स मॉडल दिया था DNA का, डबल हेलिक्स मॉडल ऐसा है, लाइक दिस, ठीक है, ऐसा। ऑल पोस्ट ऑल्सो पोस्टुलेटेड मैकेनिज्म ऑफ DNA रेप्लिकेशन, उन्होंने DNA डुप्लीकेशन का मैकेनिज्म भी बता दिया था जिसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देम ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द नाइट्रोजन बेसिस ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड गेट सेपरेटेड। तो उनके अकॉर्डिंग वो ये कहते हैं कि रेप्लिकेशन में जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं नाइट्रोजन बेसिस में वो टूट जाते हैं, एंड सो दैट 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ DNA ऑल्सो सेपरेट। और जब ये इसके बीच के जो बॉन्ड्स बनते हैं वो जब टूटते हैं
ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। द चेन्स ऑल्सो सेपरेटेड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर। और ये जो सेपरेट होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। ये 5' होता है, और इसका सेम अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो ये 3' हो गया, और ये 3' होगा, और ये 5' होगा, ठीक है। ऐसे होते हैं। एंड these strands are template and also, हाँ, these strands act as a template, और ये जो strands है ये template की तरह act करते हैं for the specificity of base pairing each nucleotide and separated chain attract its complementary nucleotide from the cell cytoplasm। और जो ये separated है chains है ये cell cytoplasm से अपने मतलब का अट्रैक्ट कर लेते हैं न्यूक्लियोटाइड। और वंस और न्यूक्लियोटाइड इज अटैच्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स देयर शुगर रेडिकल राइट दो देयर फॉस्फेट कंपोनेंट कंप्लीटिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन। और नई ये लोग जब अट्रैक्ट करते हैं एक न्यूक्लियोटाइड को, उसके बाद इनमें फॉर्मेशन होने लग जाती है किसकी, हाँ, सेकेंड वाले की। जैसे ये दोनों अलग हुए, दोनों अलग होने के बाद ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, और यहाँ पे फिर सेकेंड वाले पार्ट का फॉर्मेशन होगा, तो ये दो दो अलग डीएनए बन गए, तो यहाँ पे रेप्लिकेशन हो गया। बस यही चीज है, ठीक है। अब हम इसको ना रेप्लिकेशन को क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मेथड। सेमी कंजर्वेटिव मेथड का मतलब जो पुराना वाला था हमारे पास उसका कुछ पार्ट हमारे पास बचा है। जैसे ये दो पार्ट अलग हुए, तो ये इससे ही सेकंड वाला इसके बगल में सेकंड वाला आया और एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया, मतलब पुराने वाले का पार्ट भी है, तो उसे सेमी कंजर्वेटिव कहेंगे, जैसे न्यू स्ट्रैंड ओल्ड स्ट्रैंड, ये, ठीक है। देन है कि क्लैरिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए। ये स्ट्रक्चर है डबल हेलिक्स का, अच्छे से देख लो। ये होता है डबल हेलिक्स मॉडल, लेटर शेप का होता है। ये है एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, है ना, ऐसे पेयर्स होते हैं। ये 2 स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड 1 है, ये स्ट्रैंड 2 है। ये 3' एंड, ये 5' एंड, ये 5' एंड, ये 3' एंड। यहाँ शुगर, ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। ये बेस पेयर्स होते हैं। इनकी जो ये मेजरमेंट क्या होता है, 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। देन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यही चीज जो ऊपर पढ़ी थी हमने वही लिखना है, बस इसी को एक्सप्लेन कर देना है कि क्या है। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज प्रपोज बाय वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था इसको। इट वाज ट्विस्टेड लेदर, ये ऐसा लगता है कि जैसे किसी लेडर को, किसी सीढ़ी को घुमा दिए, ठीक है, ट्विस्टेड है। It is two coiled polynucleotide which are joined together by nitrogen bases with hydrogen bond at the center. The longitudinal strand of DNA are made up of sugar and phosphate of the nucleotide. The horizontally placed nitrogen bases are two of two types, purines and pyrimidines, ठीक है। तो ये जो है ये प्यूरिन्स और pyrimidines है, ये जितने भी एडेनिन ग्वानिन दिख रहे हैं आपको। pyrimidines, प्यूरिन्स क्या होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। pyrimidines क्या होते हैं, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। अगला है हमें क्वेश्चन आ गया मेंडल का, कि हमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताना है यहाँ पर। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग अ डिहाइब्रिड क्रॉस, जब यहाँ पे डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है, मतलब दो ट्रेड्स का क्रॉस होता है, तो असॉर्टमेंट ऑफ ईच पेयर ऑफ ट्रेड्स इज इंडिपेंडेंट टू अदर। Other word, during gamete formation, one pair of traits segregates from another pair of trait independently. This each other's character and expression, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो ट्रेड्स हैं, तो वो दोनों अपनी अपनी एक खूबी दिखाएंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अपने अपने एक्सप्रेशन दिखाएंगे। देन असॉर्टमेंट विद एग्जांपल इज राउंड शीड येलो। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास दो ट्रेट है, एक येलो राउंड है और ग्रीन रिंकल्ड है। तो यहाँ पर येलो येलो राउंड और ग्रीन रिंकल में एक्सप्रेशंस तो दिखे हैं, लेकिन इसके जीनोटाइप में पर बना क्या है, येलो राउंड, ठीक है। अगला है व्हाट इज ओपेरॉन मॉडल। ओपेरॉन मॉडल क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर बताना है। ओपेरॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ओपेरॉन क्या है, एक फंक्शनल यूनिट है डीएनए मॉलिक्यूल का। एंड ओपेरॉन ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरल जीन विच इज कंट्रोल्ड बाय अ प्रोमोटर। ऑपरेंट मॉडल एक ग्रुप है स्ट्रक्चरल जीन का जो प्रोमोटर्स के द्वारा कंट्रोल होता है। द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए विच ट्रांसक्राइब एमआरएनए। डीएनए की वो फ्रेगमेंट्स, मतलब छोटे छोटे टुकड़े जो आरएनए को ट्रांसक्राइब करते हैं, एमआरएनए को, फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस के लिए। प्रमोटर इज अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए। प्रमोटर क्या है, डीएनए का एक सीक्वेंस है। व्हेन डीएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, जब, हाँ, जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन के लिए, ठीक है। इनिशिएशन मतलब स्टार्ट,
ऑपरेटर इज पार्ट वेयर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर पार्ट है जहां पे रिप्रेसर प्रोटीन है वो बाइंड होता है। रेगुलेटर जीन कोड्स फॉर अ रिप्रेसर प्रोटीन दैट बाइट्स टू द ऑपरेटर। द सबस्ट्रेट दैट प्रिवेंट्स द रिप्रेसर फ्रॉम बाइंडिंग द ऑपरेटर इज कॉल्ड इंड्यूसर। और वो सबस्ट्रेट जो रिप्रेसर को प्रिवेंट करता है बाइंड करने से ऑपरेटर में, उसे इंड्यूसर कहते हैं। ठीक है, इसकी वर्डिंग थोड़ी सी लगता है घूमी हुई सी है, बट नहीं, याद हो जाएगा एक दो बार पढ़ोगे तो। बहुत चीजें इजी हैं। ओके, लैक ऑपेरॉन है। लैक ऑपेरॉन इज अ लैक वर्ड। लैक वर्ड इज इंडिकेटिव ऑफ लैक्टोज। ठीक है, लैक से यहाँ पे क्या मतलब है? लैक्टोज का। लैक ऑपेरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 स्ट्रक्चरल जीन्स। अब यहाँ पे 3 स्ट्रक्चरल जीन है, जेड, वाई और ए। ठीक है, उसके बाद है ऑपरेटर जिसे ओ से प्रमोट किया गया है, प्रोमोटर है जिसे पी से डिनोट किया गया है, एंड सेपरेट रेगुलेटरी जीन। और यहाँ पे एक सेपरेट रेगुलेटरी जीन होती है ये। ठीक है, लैक्टोज इज ए इंड्यूसर इन लैक ऑपेरॉन। लैक्टोज जो है वो इंड्यूसर है लैक ऑपेरॉन में। 3 स्ट्रक्चरल जीन डिस्क्राइब द पॉलीसिट्रॉनिक आरएनए। जीन Z जो होता है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को कोड करता है, जो लैक्टोज को तोड़ देता है गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में। जीन Y जो होता है वो कोड करता है प्राइमेस के लिए, जो इंक्रीज कर देता है परमिटेबिलिटी को सेल ऑफ लैक्टोज। ठीक है, एंड जीन ए कोड्स फॉर एंजाइम ट्रानेक्टेलेज। ठीक है, और इसके लिए कोड करता है। आपको तीनों याद होने चाहिए, ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट है आंसर में। विच कैटेलाइज द ट्रांस ट्रांसलाइज सॉरी ट्रांसेटलाइजेशन। ओके, लैक्टोज इन इट्स गिवन फॉर्म। ओके, ये डायग्राम देख लेते हैं। हमारे पास ये डायग्राम है, ये रिप्रेसर एमआरएनए है। ये क्या है? ये रिप्रेसर हो गया। रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर जीन। ये रिप्रेसर जो है वो बाइंड होगा यहाँ पे एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज टू ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। ठीक है, और ओपेरॉन को ट्रांसक्राइब होने से प्रिवेंट करेगा। एक तब होगा जब इंड्यूसर एब्सेंट होगा। अगर अब यहाँ पे अगर इंड्यूसर प्रेजेंट हुआ तब क्या होगा? तब ये है हमारे पास रिप्रेसर है एमआरएनए, ये इंड्यूसर, ये हो गया हमारा इंडक्टिव रिप्रेसर यहाँ पे। तो देखो, इसमें ये हुआ था कि यहाँ पे आ गया था तो आगे कुछ हो नहीं पाया था, लेकिन यहाँ पे कुछ बाइंड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे लेक एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा और ये बीटा गैलेक्टोसाइड परमेजेड ट्रांसलाइट ट्रांस एसेटलाइज। ओके भाई, ओके, ये है आपका पूरा डायग्राम। एक बार अच्छे से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, आराम से बनेगा। दोबारा सुन लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, फिर से बताती हूँ। अगर हमारे पास इंड्यूसर एब्सेंट है तो ये जो रिप्रेसर है वो यहाँ पे बाइंड कर जाएगा और प्रिवेंट कर देगा यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन को। सिमिलरली अगर यहाँ पे इंड्यूसर प्रेजेंट होगा तो यहाँ बाइंड नहीं होने देगा, इसे रोक लेगा, यहीं पे इनएक्टिवेट कर देगा रिप्रेसर को, और हमारे पास ये चीजें बन जाएंगी। ओके, अगला है कि हमें डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एमआरएनए सिंथेसिस बाय आरएनए। तो यहाँ पे हमें आरएनए सिंथेसिस बताना है, एमआरएनए सिंथेसिस बताना है डीएनए से। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। जब हम एमआरएनए से डीएनए से एमआरएनए बनाते हैं तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है? इनिशिएशन होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड का, डीएनए टेम्पलेट बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ चेन ऑफ एमआरएनए द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से एमआरएनए की चेन्स बनती है और फिर सेपरेशन होता है एमआरएनए। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको देख लेना है। ये डायग्राम यहाँ इनिशिएशन 3 पार्ट्स में होता है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। ओके, आपको ये अच्छे से डायग्राम भी लिखना है, बनाना है। अब हमें होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालॉगस ऑर्गन्स का डिफरेंस बिटवीन देना है यहाँ पे, राइट। तो पहला क्वेश्चन आता होमोलोगस का आता है, ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट इन फंक्शन। तो वो ऑर्गन्स जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है लेकिन उनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। अभी हम नीचे इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। एनालॉगस क्या होता है? जिसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है लेकिन फंक्शन सेम होते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि दीज ऑर्गन्स हैव सेम ओरिजिन, कॉमन एंसेस्ट्री एंड एवोल्यूशनरी रिलेटेड। होमोलोगस ऑर्गन्स में क्या होता है कि इनका जो ओरिजिन होता है वो सेम होता है, इनकी एंसेस्ट्री सेम होती है और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप सेम होता है। उसके बाद हम देखिए एनालॉगस ऑर्गन्स में, तो ये ऑर्गन जो होते हैं वो डिफरेंट होता है इनका ओरिजिन, और इनका इवोल्यूशन भी डिफरेंट होता है। फिर आते हैं होमोलॉगस ऑर्गन का थर्ड पॉइंट, सिमिलर इन आउटलुक। देखने में
सिमिलर दिखते हैं, और ये डिफरेंट होते हैं, ये अलग दिखते हैं। होमोलॉगस में आते हैं फिर से डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इसमें होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। डिफरेंट हैबिटाट, ये होता है सेम हैबिटाट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, फोर लिम्स ऑफ फ्रॉग, हैंड्स ऑफ मैन, विंग्स ऑफ बैट। ये हैं सारी चीजें होमोलॉगस ऑर्गन्स की। ठीक है, क्या होमोलॉगस ऑर्गन कौन से होते हैं? जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है लेकिन फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे 5-6 पॉइंट देखना है आपको, 2-3 लाइक 4 याद होंगे तो दैट इज इनफ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके हम एनालॉगस ऑर्गन के एग्जांपल्स। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बैट एंड बर्ड्स, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैन, एंड देन पोटैटो के स्टेम और स्वीट पोटैटो रूट। ओके, एग्जाम्पल भी अच्छे से याद करना। देन ये है बॉन्जिविला एंड कुकुरबिटा एंड माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच एंड मॉस्किटोस। एक्सप्लेन डोमिनेंस ऑफ यूजिंग लॉ ऑफ डोमिनेंस बताना है हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस बताता है कि जो कैरेक्टर होते हैं वो कंट्रोल होते हैं डिस्क्रिट से, जिसे हम फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो किससे कंट्रोल होंगे? वो फैक्टर से कंट्रोल होंगे। फैक्टर अकर्स इन पेयर, और जो फैक्टर्स होते हैं वो पेयर में होता है। इन अ डिसिमिलर पेयर द फैक्टर्स आर फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स एंड अदर इज रिसेसिव। जब डिसिमिलर पेयर होते हैं हमारे पास फैक्टर्स के, जो दो पेयर हैं जो डिसिमिलर हैं, एक से अलग अलग है, तो एक में ऐसा होता है कि एक का कैरेक्टर डोमिनेट कर जाता है और एक का रिसेसिव हो जाता है। जैसे एक टॉल टॉल है और एक शॉर्ट है, तो जब इनका होगा फ्यूजन और गैमेट जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, तो हो सकता है कि डोमिनेंट टी जो है वो डोमिनेंट होता है टॉल, तो वो डोमिनेंट यहाँ पे टॉल हो गया। ओके, लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ M1 एंड एक्सप्रेशन विद इन अ F2 इट एक्सप्लेन प्रमोशन 3 into of 10। ओके, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बताता है? ये बताता है कि अगर हमारे पास दो पेरेंटल कैरेक्टर हैं तो कोई एक ही होगा जो डोमिनेंट होगा, जो एक ही दिखेगा बच्चे में। ठीक है, या तो वो टॉल होगा बच्चा या शॉर्ट होगा। यहाँ डायग्राम है, टॉल टॉल, यहाँ पे जैसे दो टॉल है, कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी डॉर्फ, इन दोनों से एक एक गया, और जो बच्चा बना वो कैसा है? वो टॉल है। सॉरी, यहाँ प्लांट की बात हो रही है, मैं सिर्फ बता रही हूँ। ठीक है, ये पेरेंट्स हैं, ये गैमेट है, ये F1 जनरेशन जो हमारे पास है वो टॉल है। अब हम फिर से करवाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे, तो यहाँ पे जो बच्चे बनेंगे वो टॉल भी हो सकते हैं और शॉर्ट भी हो सकते हैं F2 जनरेशन में। लेकिन क्योंकि हम यहाँ F1 की बात कर रहे हैं, तो जो बच्चा होगा वो टॉल होगा। नेक्स्ट है कि मेंशन एडवांटेज ऑफ सिलेक्टिंग पी प्लांट बाय मेंडल एक्सपेरिमेंट्स। तो जो मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था, तो उन्होंने क्यों सिलेक्ट किया? उन्होंने पी प्लांट ही क्यों चुना अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? तो आंसर है कि एनुअल प्लांट्स विद शॉर्ट लाइफ साइकिल। तो जो पी प्लांट्स होते हैं, मटर जो होता है, वो एनुअल प्लांट्स होते हैं और इनकी लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट होती है, मतलब ये 3-4 महीने में ही ग्रो कर लेते हैं। देन पी प्लांट जो है वो इजिली ग्रो कर लेते हैं, उनका स्पीड जो है वो बहुत हाई होता है, और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेंड पाया जाता है इन प्लांट्स में। इसलिए मेंडल ने किसको चुना? पी प्लांट को चुना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस का। इनके हमें डिफरेंस लिखने हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्रॉस होता है एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिक ट्रेट, मतलब हम कोई एक कॉन्ट्रास्टिक ट्रेट को ले रहे हैं, यहाँ कलर को लिया जा रहा है, रेड फ्लावर व्हाइट फ्लावर। देन डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्रॉस करवाते हैं दो ट्रेड्स का। यहाँ पर क्या बात करते हैं हम? टॉल रेड फ्लावर का और डोअर व्हाइट फ्लावर। यहाँ पे दो ट्रेड्स आ रहे हैं, एक तो हाइट आ रही है, एक कलर आ रहा है। ठीक है, इसका रेशो हमें याद करना है, फिनोटिपिक रेशो ये होता है 3:1, और फिनोटिपिक रेशो F2 जनरेशन का होता है 9:3:3:1। अब हम होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस की बात करें, तो होमोजाइगस इंडिविजुअल कैरियर होते हैं जिसमें दोनों टाइप सिमिलर होते हैं, जैसे कैपिटल टी, ये होमोजाइगस हो गया, ये टॉलनेस के लिए है। सिमिलरली हेट्रोजाइगस में क्या होता है? स्मॉल टी कैपिटल टी, ये भी टॉलनेस के लिए है, लेकिन इसके जो अलील्स हैं वो अलग हैं, डिसिमिलर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दे कैरी ईदर डोमिनेंट और रिसेसिव जीन। या तो ये डोमिनेंट कहलाएंगे, या तो या इनके पास डोमिनेंट जीन होगा या रिसेसिव जीन होगा। जैसे कि अगर टीटी है तो ये टॉल के लिए है, दोनों डोमिनेंट है, या स्मॉल टी है तो डॉर्फनेस के लिए है, दोनों शॉर्ट है और रिसेसिव है। और हेट्रोजाइगस में क्या होता है कि दे कैरी बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव। इनके जो जीन्स होते ये जो होते हैं, ये क्या बोलते हैं,
डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों कैरी करते हैं। जैसे जो कैपिटल डी है वो डोमिनेंट हो गया और स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव हो गया। अगला पॉइंट आता है होमोजाइगस के, कि दे प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट। होमोजाइगस में सिर्फ एक ही गैमेट बन सकता है और हेट्रोजाइगस में दो टाइप के गैमेट बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव। अब कब से हम डोमिनेंट रिसेसिव पढ़ रहे हैं, इसका डिफरेंस भी देख लेते हैं। और डोमिनेंट फैक्टर और एलीट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट फैक्टर वो होता है जब कोई एलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है प्रेजेंस या एब्सेंस में रिसेसिव ट्रेट के, जो दो लोग हैं, ठीक है, और वो इंसान जो अपने आप को ज्यादा दिखा रहा है वो डोमिनेंट है, जिसकी ज्यादा चल रही है वो डोमिनेंट है। तो सेम डोमिनेंस ये हो गई। रिसेसिव ट्रेट क्या होता है, वो अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर सकता है जब कोई डोमिनेंट ना हो, ठीक है। अगला है, जैसे एग्जांपल है कि टॉल प्लांट राउंड वॉयलेट एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, डोमिनेंट है। ये सारे डोमिनेंट कैरेक्टर है प्लांट के। और अगर हम रिसेसिव कैरेक्टर देखें तो डॉर प्लांट, रिंकल सीड्स, वाइट फ्लावर। आपके एनसीईआरटी की बुक में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें लिखी हुई है ये सारी चीजें, ठीक है, उस टेबल को याद कर लेना। इसकी सारी चीजें 7 जितने भी ट्रेट लिखने होते हैं हमें, ठीक है, लाइक हाइट, कलर, है ना, और पॉड पॉड शेप, ये सारी चीजें। अगला देख लेते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो इट शोज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द लिविंग इंडिविजुअल। जीनोटाइप क्या शो करता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है इसमें। और फिनोटाइप क्या बताता है, फिनोटाइप बताता है एक्सटर्नल अपीयरेंस को। ये जेनेटिक लेवल पे बात होती है, और ये सिर्फ अपीयरेंस को, कि कोई प्लांट है तो वो कैसा दिख रहा है, उसका कलर क्या है, उसका साइज क्या है। सेकेंड पॉइंट है, इट रिमेन द सेम थ्रू आउट द लाइफ। जो जीनोटाइप है वो सेम होता है पूरी लाइफ में, और फिनोटाइप क्या होता है, वो टाइम और एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता जाता है। देन जीनोटाइप का थर्ड पॉइंट है कि नॉट इफेक्टेड एंड इन्फ्लुएंस बाय फिनोटाइप। जीनोटाइप को फिनोटाइप से कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, लेकिन फिनोटाइप जो है वो उसे जीनोटाइप से फर्क पड़ता है, उसी की वजह से कंट्रोल होता है ये। इट कैन बी स्टेब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। जीनोटाइप हम किस तरह से स्टेब्लिश कर सकते हैं, उनकी प्रीवियस हिस्ट्री, जो ऑफस्प्रिंग्स है उनकी हिस्ट्री क्या है, उनके पेरेंट्स के बारे में जान के कि उनके पेरेंट के ट्रेट्स क्या थे। और फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप हम तभी बता सकते हैं, हम सिर्फ देख के बता सकते हैं फिनोटाइप को। डिफरेंट जीनोटाइप मे हैव सिमिलर फिनोटाइप्स। डिफरेंट जीनोटाइप का सिमिलर फिनोटाइप हो सकता है, लेकिन डिफरेंट फिनोटाइप्स का डिफरेंट जीनोटाइप नहीं होता, ठीक है। जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों टॉल के लिए हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टी टी जो अपीयरेंस में है वो टॉल ही होगा और ये डॉर्फ होगा। ओके। अगला है म्यूटेशन क्या होता है। तो सडन चेंज इन जेनेटिक कैरेक्टर, जब कोई सडन चेंज आ जाता है किसी जेनेटिक कैरेक्टर में, उसे म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन एक फिनोमिनल ऑल्ट्रेशन हो जाता है डीएनए के, जब ऑल्ट्रेशन होता है डीएनए में तो उसे म्यूटेशन कहते हैं। द म्यूटेशन ऑल्टर द जेनेटिक मैसेज कैरिड बाय द जीन। तो म्यूटेशन जो है वो ऑल्टर कर देता है जेनेटिक मैसेज को। इट रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर कैपेबल ऑफ बीइंग इनहेरिटेड। मतलब कोई ऐसा कैरेक्टर जो पूरे आगे बढ़ सकता है अगर उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया तो। जैसे एक पेरेंट से एक बच्चा होता है, तो वो जो जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो बच्चे में आएंगे। अब किसी वजह से म्यूटेशन हुई उस बच्चे में, तो उसके जो आने वाले ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो हो सकते हैं कि वो कैरेक्टर्स उन बच्चे में आ जाए, म्यूटेड वाले, ठीक है, म्यूटेशन वाले। तो यहाँ पे मेन क्या पॉइंट था कि कैपेबल ऑफ बीइंग इनहेरिटेड, जो इतने कैपेबल हो कि उन्हें आगे वाली जनरेशन में भेजा जा सके या वो जा सके, ठीक है। अब लिंकेज क्या होता है, तो लिंकेज एक फिजिकल एजॉर्शन है दोनों जीन्स का। जब दो जीन्स बहुत ज्यादा पास होते हैं तो उसे लिंकेज कहते हैं। इट इज ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन ऑफ जीन क्लोज टुगेदर ऑन द सेम क्रोमोसोम। सेम क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम हो गया, उस पर दो जीन बहुत ज्यादा पास है, ठीक है, बहुत ज्यादा, उसे लिंकेज कहेंगे। लिंक जीन सेट क्लोज टुगेदर इन अ क्रोमोसोम मेकिंग देम लिंक टुगेदर टू बी इनहेरिटेड। और ऐसा लगता है कि ये दोनों साथ में ही इनहेरिट होंगे, साथ ही में दूसरे जनरेशन में जाएंगे। अब डीएनए आरएनए का डिफरेंस, ये तो केमिस्ट्री में भी होता है और बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं। पहला है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, फर्स्ट पॉइंट है कि इट कंटेन डीऑक्सी राइबोज शुगर। इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है और इसमें राइबोज शुगर होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिक्स और आरएनए का होता है सिंगल स्ट्रैंड। ये सिर्फ ऐसे सिंगल स्ट्रैंड होता है आरएनए। नाइट्रोजन बेसिस कंसिस्ट ऑफ, नाइट्रोजन बेसिस जो डीएनए के होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन और साइटोसिन। और आरएनए में क्या होता है, आरएनए में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, वो थाइमीन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है वहां पे, ठीक है। अगला है एमआरएनए और टीआरएनए का डिफरेंस बताना है हमें। तो हाँ, एमआरएनए किसके लिए स्टैंड करता है, स्टैंड फॉर मैसेंजर आरएनए, और इसका फुल फॉर्म होगा
ट्रांसफर आरएनए। 3 to 5% ऑफ टोटल आरएनए होता है एमआरएनए और 10 से 15% टोटल आरएनए होता है टीआरएनए। कैरियर इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन, यह इंफॉर्मेशन को कैरी करता है अपने पास कोडॉन के फॉर्म में। और टीआरएनए क्या करता है, टीआरएनए ब्रिंग्स अमीनो एसिड्स टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। टीआरएनए है जो है वो अमीनो एसिड को लेके आता है उस जगह पे जहाँ प्रोटीन की फॉर्मेशन या प्रोटीन का सिंथेसिस होने वाला है। mRNA हैज कोडॉन्स, हैज एंटीकोडॉन्स, और टीआरएनए के पास एंटीकोडॉन्स होते हैं जो बाइंड करता है mRNA के कोडॉन से। ठीक है, ये लीनियर होते हैं स्ट्रक्चर में, कभी कॉइल नहीं होते। और टीआरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका क्लोवर लीव्स ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऐसा कुछ क्लोवर लीव स्ट्रक्चर ये होगा ऐसे ही। उसके बाद नो लूप प्रेजेंट, इसमें कोई लूप प्रेजेंट नहीं होती, इसमें मल्टीपल लूप्स प्रेजेंट होती हैं बेस पेयरिंग के लिए। और ये एक जिसे जिससे इसको एक इलेबोरेट स्ट्रक्चर मिलता है। अगला है मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 25,000 से 2 लाख डेल्टॉन्स, और मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 25,000 डेल्टॉन्स। ओके, आई होप ये क्लियर होगा एमआरएनए और टीआरएनए का डिफरेंस। नेक्स्ट है, हमें एक्सॉन का एक फंक्शन लिखना है। तो एक्सॉन्स आर कोडिंग सीक्वेंस दैट कोड्स फॉर अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन। तो ये कोडिंग सीक्वेंस है जो कोड करता है अमीनो एसिड के लिए प्रोटीन के सीक्वेंस में। एक्सॉन्स आर इन मैच्योर mRNA आफ्टर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। जो एक्सॉन होता है वो मैच्योर्ड mRNA में प्रेजेंट होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में। दीज आर हाईली कंजर्व्ड सीक्वेंस, ये हाईली कंजर्व सीक्वेंस होते हैं और टाइम के साथ फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होते। ठीक है, अगला है ह्यूमन वेलफेयर एंड बायोलॉजी। हम 30 यूनिट पे आ चुके हैं, 2 यूनिट्स हमने खत्म कर ली हैं। ह्यूमन वेलफेयर इन बायोलॉजी, पहला है एंटीबायोटिक क्या होते हैं। एंटीबायोटिक एक एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस है जो एक्टिवेट करते हैं, जो हमारी बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसके खिलाफ एक्टिवेट होंगे, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ। एंटीबायोटिक ईदर किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो अगर हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो ऐसा होता है कि या तो वो बैक्टीरिया मर जाएगा या उसकी ग्रोथ को रोक देगा। ठीक है, अब डिफरेंट करते हैं, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, ये प्रेजेंट होता है बर्थ से और इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स से आता है इनेट इम्यूनिटी। जो हमें इनेट इम्यूनिटी मिलती है वो किससे मिलती है, वो पेरेंट्स से मिलती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ये बर्थ से प्रेजेंट नहीं होता, इसे हम अपनी जिंदगी में एक्वायर करते हैं। इट इज नॉन स्पेसिफिक, ये नॉन स्पेसिफिक होती है और ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है। मगर मतलब अगर नॉन स्पेसिफिक का ये मतलब है कि अगर हमें कोई भी चीज हो रही है तो वो उसका रिएक्शन एक ही होगा, तो ये नॉन स्पेसिफिक है। और पैथोजन स्पेसिफिक मतलब कि अगर ये हमें ये बैक्टीरिया हो रहा है तो उसके खिलाफ कैसे रिएक्ट करना है, वो सारी चीजें अलग होंगी। ठीक है, वेरियस फिजिकल साइकोलॉजिकल सेलुलर एंड साइटोकाइन बैरियर प्रेजेंट होता है इनेट इम्यूनिटी के द्वारा। ठीक है, हमारे सलाइवा प्रेजेंट है, म्यूकस प्रेजेंट है, ये सब क्या है, ये बैरियर्स है जो किसी भी बैक्टीरिया को हमारी बॉडी में अंदर जाने से रोकते हैं। अब मेमोरी सेल्स फॉर्म्ड बाय बी एंड टी सेल्स आर द बेसिस होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बेसिस क्या है, मेमोरी सेल्स जैसे बी और टी सेल्स होते हैं। और इनेट इम्यूनिटी के क्या थे, ये साइटोकाइन फिजियोलॉजिकल सेलुलर बैरियर्स। नेक्स्ट है इनेट इम्यूनिटी में, इट रिमेन्स थ्रू आउट द लाइफ। इनेट इम्यूनिटी हमारी पूरी लाइफ रहती है और इसकी कोई मेमोरी नहीं होती। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो शॉर्ट लिव होती है और मेमोरी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगला है एंटीजन क्या होता है और इनके जनरल कैरेक्टर लिखने हैं हमें। एंटीजन और फॉरेन सब्सटेंस, एंटीजन फॉरेन सब्सटेंस है जो बॉडी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जा होते हैं, नहीं मतलब आते हैं। और इन अदर वर्ड्स एनी फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी ऐसा फॉरेन चीज जो हमारी बॉर्डर में एंटर करता है और वो इतना कैपेबल है कि वो हमारे इम्यून को स्टिमुलेट कर सके, गड़बड़ कर सके, या उसे वापस जगा सके। ठीक है, उसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन आर प्रोटीन्स लार्ज पॉलीसेकेराइड्स एंड लार्ज लिपोप्रोटीन्स। एंटीजन क्या होते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं, लार्ज पॉलीसेकेराइड्स होते हैं और लार्ज लिपोप्रोटीन्स होते हैं। हैवन, जिनका इम्यून रिस्पॉन्स, सॉरी हाँ, हैविंग अ हाई ओके, हैविंग अ हाई मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। और फॉरेन मॉलिक्यूल दैट कॉज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। और ये एक फॉरेन मॉलिक्यूल है जो प्रोडक्शन करवाते हैं एंटीबॉडीज का। मतलब हमें अगर कोई हमारे बॉडी में पैथोजन गया तो वो एंटीजन है हमारी बॉडी के लिए, और हमारी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी उसे मारने के लिए। तो ये क्या करवाते हैं,
और इन्फेक्शन के खिलाफ रिस्पॉन्स। अब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखते हैं कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है एक एंटीजन का। तो जनरली एक्सोथर्मिक सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में रिएक्शन करते हैं। एंटीजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंटीबॉडी की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। एंटीजन्स आर प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स कैन बी बाइंड टू देम। ओके, they are free molecules which convert the surface of microorganisms। ये फ्री मॉलिक्यूल होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सरफेस को कवर करके रखते हैं। दिस कॉजेज डिसीज और एलर्जिक रिएक्शन, और इनकी वजह से हमारी बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है या फिर कोई डिसीज। ओके, अब बात करते हैं एचआईवी के बारे में और उनके 4 प्रिवेंटिव मेथड्स। ठीक है, एचआईवी क्या है? यह है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। वायरस जो अटैक करता है सेल्स को और which help the body to fight infections. The virus destroyed the type of white blood cell in the immune system called T helper cells। जो वायरस होता है जब हमारी बॉडी में जाता है तो व्हाइट ब्लड सेल्स को मारना शुरू कर देता है। हमारे जो कहाँ प्रेजेंट होती है? इम्यून सिस्टम में। और वो कौन सी सेल्स है? वो टी हेल्पर सेल्स है। ठीक है, अब इनको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे हमने सब कुछ बता दिया है। कॉजेज, ट्रांसमिनेशन, सिम्टम्स तो सारे पढ़ लेते हैं। आना तो कुछ भी है, हो सकता है कोई ट्रांसमिशन पूछ ले या कॉजेज ऑफ डिसीज पूछ ले। तो जो एड्स है वो किस वजह से होता है? एचआईवी वायरस की वजह से होता है। और ये पहली बार कब हुआ था? ये पहली बार हुआ था अमेरिका में 1981 में। इसका कॉज क्या है? कॉज है एचआईवी। अगला है ट्रांसमिशन। इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, किसी भी सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू। होमोसेक्सुअलिटी, कंटेमिनेटेड नीडल्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ड्रग्स, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से हमें क्या? एड्स के चांसेस हैं। सिम्टम्स क्या है इस डिसीज के? स्वेलन लिम्फ नोड्स हो जाते हैं, फीवर होता है, वेट लॉस होने लगता है, पर्सन अपनी इम्यूनिटी खोने लग जाता है। और इन दिस डिसीज द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स रिड्यूस हो जाते हैं और जो टी सेल्स होते हैं उनकी मात्रा कम हो जाती है। ट्रीटमेंट के लिए इसके लिए कोई ड्रग अवेलेबल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अगर आप अर्ली स्टेज पे हो तो ये चीज़ ठीक हो सकती है। देन इसको कंट्रोल करने के लिए फॉलोइंग मेजर्स क्या है? पहला है कि हेल्थ एजुकेशन देना सभी लोगों को कि इफेक्ट क्या होते हैं, हजार्डियस इफेक्ट क्या होते हैं एड्स के। डू नॉट यूटिलाइज यूज सिरिंजेस, जो ऐसे इंजेक्शन जो यूज्ड हैं उन्हें वापस यूज नहीं करना, उनको थ्रो कर देना। द ब्लड ऑफ डोनर पर्सन और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन लाइक किडनी, लीवर, कॉर्निया ऑफ आई एंड ग्रोथ ऑफ हार्मोन वुड बी केयरफुली एग्जामाइंड बिफोर यूज। ठीक है, तो अगर किसी इंसान से हम कोई ऑर्गन ले रहे हैं या फिर कोई ब्लड ले रहे हैं तो उसका जो ब्लड है और चेक होना चाहिए अच्छे से कि उसे एड्स तो नहीं है, वरना हमें भी हो जाएगा। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद मेनी पीपल्स मस्ट बी अवॉइडेड। सेक्सुअली बहुत सारे लोगों से सेक्सुअली कॉन्टेक्ट अवॉइड करना। ओके, ये सारे हमने एड्स के बारे में पढ़ा, उसके सिम्टम्स पढ़े, उसका ट्रीटमेंट पढ़ा, उसके कंट्रोल पढ़े। इसमें से कोई भी आंसर आएगा, आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, व्हाट इज कैंसर? राइट इट्स मेजर कॉज। कैंसर क्या होता है और इसके मेजर कॉज क्या होते हैं? व्हेन ट्यूमर्स आर फोर्स्ड फॉर्म ड्यू टू अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। जो वैसा ट्यूमर जो अनऑर्गेनाइज्ड होता है और अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है सेल का, मतलब सेल्स डिवाइड होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं, उसकी वजह से कैंसर होता है। ठीक है, और हमें अब कॉजेज देखने हैं कैंसर के। ओके, कॉजेज देख लेते हैं हम। कॉजेज ऑफ कैंसर है फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स दैट विच कॉज कैंसर आर कॉल्ड कैरियो जीन्स। ये जो कैंसर को करते हैं, ठीक है, ये जीन्स हमारे कुछ जीन्स होते हैं जो हमारे अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन किसी भी वजह से अगर वो एक्टिव हो गए तो हमें कैंसर होने के चांसेस होते हैं। बहुत सारे वैसे तो कॉज हैं। स्मोकिंग की वजह से कैंसर हो सकता है, रेडिएशन या एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज और कुछ अदर रेडिएशन हैं जिसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस होते हैं। वायरस की वजह से कैंसर हो सकता है। केमिकल सब्सटेंस जैसे कि निकोटिन हो गया, कैफीन हो गया, प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन ऑफ कोल हो गए, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इन सब की वजह से कैंसर होने के फुली फुली चांसेस हैं।
नेक्स्ट है एड्स और एचआईवी का फुल फॉर्म। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और एचआईवी का ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। आप पढ़ते हैं कि एलर्जी क्या होता है। ओके, द एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ ह्यूमन सिस्टम टू अ सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। एलर्जी ऐसा होता है कि जब हमारी इम्यून किसी भी छोटी से छोटी चीज के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स करने लग जाए, उसे एलर्जी कहेंगे। जैसे अगर हम ठंडा पानी पी लेते हैं और वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाएगा, सर्दी खांसी छींके आना है ना, ये सब शुरू हो जाता है। या फिर डस्ट पार्टिकल धूल मिट्टी के कांटेक्ट में हम आए, उसकी वजह से हमारे नाकों में गया, सर्दी हो गई हमें, वो उसे एलर्जी कहा जाता है। एलर्जेंस क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं, वो एलर्जेंस होते हैं। एलर्जन के एग्जांपल मैंने अभी बताया, माइट ऑफ डस्ट, पोलन, एनिमल टेंडर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सिंपली हमने एलर्जी को कम किया। अगला है ड्रग एडिक्शन। Drug addiction refers to taking harmful substance that affect a person's brain function and behavior. ड्रग एडिक्शन उसको कहा जाता है जब कोई इंसान एक हार्मफुल सब्सटेंस को लेता है जिसकी वजह से हमारे उस इंसान की बॉडी में उस पर्सन के ब्रेन फंक्शन और बिहेवियर में अफेक्ट पड़ता है। इट इज ऑल्सो रिफर टू अ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर हार्मफुल ड्रग्स इंक्लूड एल्कोहल, कोकेन, हेरोइन, ओपियोइड्स, पेन किलर, निकोटिन एक्सेट्रा। अब ये सब्सटेंस है वो हार्मफुल ड्रग्स है, जैसे कि अल्कोहल, कोकेन, हेरोइन, ओपियोइड्स, पेन किलर, निकोटिन, ये सारी चीजों से ड्रग एडिक्शन हो सकता है। किसी भी चीज का एडिक्ट होना बेसिकली। ठीक है, अब इंटरफेरॉन्स देख लेते हैं। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? इंटरफेरॉन्स एक एंटीवायरल प्रोटीन है विच प्रोड्यूस विद इन द एनिमल सेल, जो एक एनिमल सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू स्टिमुलेट्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर वायरल इन्फेक्शन। किस वजह से? जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो जो स्टिमुलस प्रेजेंट होता है उसकी वजह से ही इंटरफेरॉन्स बनते हैं, जो इन्फेक्शन प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट द इन्फेक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अदर वायरसेस। ठीक है, जब इंटरफेरॉन्स आएंगे तो इंटरफेरॉन्स क्या करेंगे कि वायरस के जो मल्टीप्लिकेशन चल रहा होगा उसको रोकेंगे। ठीक है, ये होते हैं इंटरफेरॉन्स। क्या होता है ये? एंटीवायरल प्रोटीन। ये भी हो सकता है ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यू या फिर किसी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए। इनफैक्ट जितना भी मैंने अभी तक बताया, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनको अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आई थिंक ऑब्जेक्टिव्स आपसे बनने तो चाहिए। राइट एनी टू सेफ्टी मेजर्स लिखने हैं हमें ड्रग और एल्कोहल एडिक्ट के एज अ टीनेजर्स में। तो प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर विच कैन बी अडॉप्टेड फॉर ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूजेस आर: you avoid addiction in all these substances, create awareness about the side effects and consequences of the addiction। मतलब अवेयरनेस फैलाना लोगों के बीच की क्या चीजें हो सकती हैं अगर आप किसी चीज के एडिक्ट हो जाओ तो। ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल हु ऑलरेडी एडिक्टेड, जो लोग पहले से एडिक्ट है उनका ट्रीटमेंट करवाना, मॉरल सपोर्ट देना, काउंसलिंग्स करना, और एनी काइंड ऑफ टेम्पटेशन और पीयर प्रेशर में नहीं आना। ठीक है, उन चीजों को अवॉइड करना। अगला है बी सेल्स और टी सेल्स। हमने अभी बहुत बार बी सेल्स टी सेल्स पढ़ा। तो ये होते क्या हैं? बी लिम्फोसाइट्स एंड और बी सेल्स प्रोड्यूस आर्मी ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडीज इन ब्लड। ये क्या करता है? ये एंटीबॉडीज बनाता है बॉडी ब्लड में। ठीक है, एंटीबॉडीज किसके खिलाफ बनती है? एंटीजन के खिलाफ बनती है। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन, जो पैथोजन आते हैं वही एंटीजन होते हैं, इनके खिलाफ ही एंटीबॉडी बनवाती है। अब टी लिम्फोसाइट्स क्या है? ये प्रोड्यूस करवाते हैं एंड हेल्प हेल्प वो ये बी सेल का जो है हेल्प करता है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में। और इम्यून रिस्पॉन्स आर प्रोड्यूस बाय दीज टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट। और जो हमारा इम्यून है वो रिस्पॉन्स किन की वजह से करता है? ये इन दोनों की वजह से ही रिस्पॉन्स करता है। अगला है ये एंटीबॉडी का डायग्राम हो गया, एकदम ऐसा बनाना है आपको। ये हो गए एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, यहाँ पे एंटीजन बाइंड करता है। ये हो गए, ये वाला भी एंटीजन बाइंडिंग है। ये वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन है, ये लाइट चेन हो गया, ये हिंज हो गया। ठीक है, ये हैवी चेन हो गया। ये सारा डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है। कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन, डाइसल्फाइड ऑफ द लाइट चेन बॉन्ड। ओके, ऐसा कुछ डायग्राम होता है हमारे पास। डायग्राम्स को अच्छे से पेंसिल से बनाना है। एंटीबॉडी का डेफिनेशन भी देख लेते हैं, पूछा है क्या। फिर भी देख लेते हैं। एंटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन। एंटीबॉडीज एक प्रोटीन से बनते हैं जिनको इम्यूनोग्लोबिन कहा जाता है। आईजी कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसमें 4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं। ठीक है, 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन। एंड विच आर लिंक टुगेदर, जो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। एंड टू फॉर्म अ वाई शेप मॉलिक्यूल। कैसा बनाते हैं ये? ऐसा वाई शेप मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, अगला है हमें प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल बतानी है नहीं आई गेस प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। अगला है राइट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरुलिना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का है स्पिरुलिना। ये इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से देख लेना, आई थिंक मिसिंग है, तो इसका बुक में आंसर बहुत अच्छे से दिया हुआ है, वहां से पढ़ लेना, इजी है।
ठीक है। राइट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरुलिना। ओके, तो स्पिरुलिना क्या होती है, पहले तो ये देखें तो भाई ये क्या है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है इन एन एससीपी विच रिच इन प्रोटीन। ये प्रोटीन में बहुत अच्छी होती है, विटामिन होते हैं इसके अंदर, मिनरल्स होते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ एड्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इट इज यूज टू सप्लीमेंट्री फूड फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। इसे सप्लीमेंट्री फूड की तरह यूज किया जाता है इंसानों में और जानवरों में। सॉल्व, ओके, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस हो गया स्पिरुलिना का, सबसे मेन इंपॉर्टेंस कि इसे हम खाने के लिए यूज कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री फूड है ये। डिफरेंट बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर्स। एक मैन्योर में और एक बायो फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस होगा, तो इट इज सेमी डिकेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन। ये सेमी डिकेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है बायोलॉजिकल ओरिजिन का। ये होते हैं इंक्रीज न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रॉप प्लांट। बायो फर्टिलाइजर जो है वो किसी भी प्लांट का न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है, न्यूट्रिशन बढ़ा देता है। मैन्युअर क्या सेकंड पॉइंट हो गया, एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग सॉइल स्ट्रक्चर, एरेशन एंड डिहाइड्रेशन, ये सबको मेंटेन करने में हेल्प करता है। देन बायो फर्टिलाइजर्स आर नॉट एसेंशियल फॉर सॉइल स्ट्रक्चर, एरेशन एंड हाइड्रेशन, ये नॉन एसेंशियल होते हैं। मैन्युअर थर्ड पॉइंट है, ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा देते हैं ये प्लांट को। लेकिन बायो फर्टिलाइजर जो है या तो एक या तो कुछ ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट को। ठीक है, मैन्योर बायो फर्टिलाइजर्स का डिफरेंस समझ आया। अगला है प्राइमरी और सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। तो इन अ फिजिकल प्रोसेस, प्राइमरी सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट, सॉरी 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 सॉरी, ओके, प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट इज अ फिजिकल प्रोसेस, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। सेकेंडरी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। देन प्राइमरी ट्रीटमेंट इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ लार्ज साइज फ्लोटिंग एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स। प्राइमरी में क्या होता है ना कि जब ये ट्रीटमेंट होता है तो जो हमारा जो सीवेज होता है उससे जितने भी सॉलिड मटेरियल है और बड़े बड़े मटेरियल है उनको रिमूव किया जाता है, उसे प्राइमरी ट्रीटमेंट कहेंगे। सेकेंड में डिकम्पोजिशन करवाते हैं हम ऑर्गेनिक मैटर का, माइक्रोबियल का, which produce methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide. Then इसमें BOD is not affected in this treatment. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है इसका फुल फॉर्म, ये अफेक्ट नहीं होता और इसमें अफेक्ट हो जाता है, लेस होता है। ठीक है, उसके बाद सीवेज क्या होता है और हमारे लिए हार्मफुल क्यों है ये, तो सीवेज एक म्युनिसिपल वेस्ट वाटर है। जितना भी पानी होता है होम्स से, टॉयलेट से, बाथरूम, किचन वेस्ट, ये सारा जो पानी होता है उसे सीवेज वेस्ट कहते हैं। इसमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है और हमें बहुत सारे डिसीज करते हैं जैसे क्लोरा, टाइफाइड, पोलियो, इसलिए हमारे लिए हार्मफुल है वो। देन फोर्थ यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, पहला है कि बायोपिरेसी क्या होता है, कमर्शियल यूज ऑफ नेचुरल resources of a country by multinational companies and organization without any permission and authorization from the country, or sorry, country is called biopiracy। तो किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट का, नेचुरल रिसोर्स का कमर्शियल यूज करना, कौन यूज करता है, मल्टीनेशनल कंपनी जब यूज करती हैं हमारी चीजों को बिना किसी परमिशन के या ऑथराइजेशन के, उसे बायोपिरेसी कहते हैं। बायोपिरेसी इज अ बायोथेफ्ट। बायोपिरेसी मतलब ऐसी चीजों को चुराना, नेचुरल रिसोर्सेज को चुराना किसी कंट्री के। एग्जाम्पल है जैसे कि टर्मरिक का, नीम का, बासमती राइस का। बायोपिरेसी को स्टॉप करने के लिए ही हमने बायोपेटेंट वर्ड का यूज वो करवाया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। तो बायो पेटेंट भी कोई चीज होती है जिससे हम बायोपिरोसी से बच सकते हैं। सेकंड है कि ब्रीफली डिस्क्राइब करो पीसीआर को डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, ये पीसीआर हो गया। फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय कैरी म्यूलिस ने इसे डेवलप किया था 1980 में। पीसीआर रिक्वायर प्राइमर, टेक पॉलीमरेज, टारगेट सीक्वेंस ऑफ डीएनए सैंपल एंड 4 न्यूक्लियोटाइड्स। ये सारी चीजों की जरूरत हमें होगी। पीसीआर इंक्लूड नंबर ऑफ साइकिल्स। पीसीआर में नंबर ऑफ साइकिल्स होते हैं फॉर एम्पलीफाइंग डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इन विट्रो एंड ईच साइकिल हैव 3 स्टेप्स। और जितने भी साइकिल्स होते हैं उनमें तीन स्टेप्स होते हैं, कौन से, डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन और सिंथेसिस ऑफ द न्यू डीएनए और एक्सटेंशन। ठीक है, तो आपको ये जो हेडिंग्स है वो तो याद होने ही चाहिए। फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन। पहला है डीनेचुरेशन, डीएनए सैंपल इन अ रिएक्शन मिक्सचर ऑफ 94 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर क्या होना चाहिए हमारे पास, 94। तो ड्यूरिंग दिस स्टेम हम इस टेम्परेचर में क्या करते हैं, डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, ये मैंने अभी डायग्राम जो ऊपर ही बताया था, ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हो गए इन दोनों को अलग अलग करेंगे। ठीक है, इनको अलग अलग कर देंगे। रीनेचुरेशन क्या होगा, टेम्परेचर इज अलाउड टू 50 डिग्री सेल्सियस टू अलाउ द टू ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर टू अनियल द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ डीएनए। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनेगा डीएनए का
ओके, यहाँ प्राइमर लगेंगे। देन सिंथेसाइज ऑफ न्यू डीएनए का, तो टेम्परेचर रेस करेंगे हम 75 डिग्री सेल्सियस पे, और इस टाइम पे टेक मोलिमरेज जो है वो इनिशिएट करेगा डीएनए की सिंथेसिस को 3' से। 3' से क्या होगा, ऑक्सीजन का, सॉरी, सेकेंड स्ट्रैंड का फॉर्मेशन। ये यहाँ से बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 3 OH वो है, 3' एंड है। और यहाँ से क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी 3' एंड है। तो ये आपको डायग्राम अच्छे से क्लियर, इनफैक्ट ये डायग्राम बहुत अच्छा है, इस डायग्राम को अच्छे से समझाया गया है, और यहाँ पे चीजें बहुत अच्छे से लिखी हैं। आपको टेम्परेचर याद रखना है कि कब राइज हो रहा है, कब कम हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है ना। तो ये पीसीआर है। देन जीन क्लोनिंग देख लेते हैं। जीन क्लोनिंग क्या है, प्रोसेस है जिसमें डीएनए, ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए होता है उसको हम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स पे कट करते हैं बाय यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ईच डीएनए फ्रेगमेंट इज इंट्रोड्यूस इन अ बैक्टीरियल ईस्ट। जितने भी डीएनए फ्रेगमेंट है उसे बैक्टीरियल ईस्ट या में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, या तो बैक्टीरियल में या ईस्ट में या इंसेक्ट में या प्लांट में या सेल में। ठीक है, सॉरी, प्लांट में या एनिमल सेल में। द सेल्स आर ग्रोन ऑन अ सुटेबल मीडियम अंडर सुटेबल कंडीशन। जो सेल्स होते हैं उनको ग्रो करवाया जाता है सुटेबल मीडियम में, सुटेबल कंडीशन में, जो रिक्वायरमेंट है उनकी ग्रोथ के लिए। ईच सेल कंटेनिंग अ पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट, और ईच सेल क्या करता है, एक पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट को कंटेन करता है। मल्टीप्लाइज एंड गिव राइज टू अ ग्रुप ऑफ सेल्स, वो मल्टीप्लाई करता है और नए सेल्स को ग्रो करता आता है। ऑल कंटेनिंग द सेम ओरिजिन फॉरेन डीएनए, और सब में ही क्या होता है, सेम फॉरेन डीएनए होता है। दीज ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहेंगे, क्लोन ऑफ सेल्स। एंड द कॉपी ऑफ द डीएनए रिजल्टिंग फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज कॉल्ड क्लोन डीएनए, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग। अब हम इसकी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। यूजफुल हेरिडिटरी कैरेक्टर्स आर ऑब्टेन बाय दिस प्रोसेस। जितने भी यूजफुल कैरेक्टर्स हैं वो ऑब्टेन कर पाते हैं हम इस प्रोसेस से। बहुत सारे डिसीज को क्योर किया जा सकता है इस प्रोसेस से। मैनी मेडिसिन आर सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस, एंड दिस प्रोसेस शुड बी यूज्ड इन यूजेंसी यूजेनिक्स। ठीक है, ये हम देख लेते हैं अब गोल्डन राइस। ओके, तो गोल्डन राइस एक जनरली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसमें विटामिन बहुत ज़्यादा होती है, भर भर के होती है। अब इसे इट इज प्रोड्यूस्ड एज होस्ट राइस वेक्टर। क्या होता है इसका होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियन, और डिजायर्ड जीन कौन सी होती है, बीटा कैरोटीन। ठीक है, अगला है कि क्रोमोसोमल डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए में डिफरेंस क्या है। तो प्लाज्मिड डीएनए इज अ नेकेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विच फॉर्म्स अ सर्कल। तो प्लाज्मिड डीएनए नेकेड होता है और ये सर्कल फॉर्म करता है। ठीक है, ये ऐसे फॉर्म में होता है। लेकिन क्रोमोसोमल डीएनए क्या होता है, ये डबल स्टैंडर्ड है और ये लीनियर होता है, ये ऐसा लीनियर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। इट एसोसिएट्स विद फ्यू प्रोटीन्स बट कंटेन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं लेकिन इसमें मेनली क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। देन क्रोमोसोमल डीएनए, इसमें लार्ज प्रोटीन्स होते हैं। देन प्लाज्मिड में देखें तो दीज आर सिमिलर देन द होस्ट क्रोमोसोम एंड कैन बी इजिली सेपरेटेड। ये स्मॉलर होते हैं, सॉरी सिमिलर नहीं, स्मॉलर होते हैं होस्ट क्रोमोसोम से, मतलब इस वाले क्रोमोसोम से, और इजिली सेपरेट करे जा सकते हैं। ये जो है डीएनए वो एग्जिस्ट एंड रिलैक्सड इन सुपर कॉइल्ड फॉर्म। ये सुपर कॉइल्ड ऐसे एकदम ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है और प्रोवाइड करता है टेम्पलेट किस चीज के लिए, रेप्लिकेशन के लिए और ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ओके, देन प्लाज्मिड डीएनए का देखें तो ये इसमें कोई फ्री एंड्स नहीं होते। क्यों नहीं होते भाई, क्योंकि ये सर्कल में है, तो कैसे फ्री एंड होगा। देन क्रोमोसोमल डीएनए में फ्री एंड्स होते हैं 3' और 5'। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम जीएमओ क्या होता है। जीएमओ इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनका डीएनए जीन हैज बीन ऑल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन, जिनका जीन और डीएनए को हमने किसी भी ऑल्टर किया गया है ऑफ फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट, हमारे अपने, मतलब अगर हमें कोई ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं अपने अकॉर्डिंग, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। हमने उसके डीएनए में, उसके जीन में कुछ ऑल्ट्रेशन की है तो उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ठीक है, अब क्राई प्रोटीन्स क्या होते हैं और कौन से ऑर्गेनिज्म इसे प्रोड्यूस करते हैं। तो क्राई प्रोटीन्स आर इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स। ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स होते हैं जो सिक्रीटेड एज क्रिस्टलाइन एंडोटॉक्सिन बाय बैसिलस थ्रिम्बोजेनेसिस। ठीक है, ये इसे प्रोड्यूस करता है। दीज प्रोड्यूस आर इनकोडेड बाय अ क्राइजीन व्हिच इज टॉक्सिक टू सर्टेन इंसेक्ट्स। ठीक है,
अगला है प्लाज्मिड क्या है, ऊपर हमने जस्ट पढ़ा, ये एक छोटा सा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, मॉलिक्यूल दैट इज एक्सटेंट फॉर्म ऑफ सेल क्रोमोसोमल डीएनए। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ यूनिट, लास्ट यूनिट है। यस, हम फाइनली लास्ट यूनिट पे पहुंच गए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर होंगे जो हमने पहले समझाए हैं। सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, स्किप करना कुछ भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, सबको याद अच्छे से करना है। और जितनी चीजें मैं बोलती जा रही हूँ, जो जो लिखा नहीं है उनको भी अपने आंसर्स में इंक्लूड करना। तो इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है। तो यूनिट 5 क्या हो गई, इकोलॉजी। हमें 3 डिफरेंस लिखने हैं फूड चेन को में और फूड वेब में। तो पहला डिफरेंस है कि फूड चेन एक सिंगल पाथवे है जहां पे एनर्जी ट्रांसफर होती है प्रोड्यूसर से सक्सेसिव ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर्स में, ठीक है। अगला है फूड वेब, तो ये एक नेटवर्क है वेरियस फूड चेन्स का जो इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और इनका पैटर्न कैसा बनता है, इंटरलॉकिंग पैटर्न बनता है। फूड चेन्स आर स्टार्ट विद ग्रीन प्लांट्स एंड ओरिजिनल सोर्स ऑफ फूड। फूड चेन जो है वो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होते हैं जो ओरिजिनल सोर्स है फूड का। फूड वेब में लिंकेज होता है प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर के बीच। देन फूड चेन में एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एनर्जी का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और एनर्जी फ्लो जो फूड वेब में होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है। अब हमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर का डेफिनेशन लिखनी है, ये 2 मार्क्स में आराम से आ सकता है। तो ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस करते हैं, खुद से फूड बनाते हैं, और किस चीज का यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का और सोलर एनर्जी का, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है। और द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब इस प्रोसेस, जो फूड बनाने की प्रोसेस है उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। और ये जिन ऑर्गेनिजम्स में होता है वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे कि प्लांट्स में तो होता है ना फोटोसिंथेसिस। देन सेकंड है कंज्यूमर्स। तो दीज आर हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं जो अपने फूड को किससे लेते हैं, प्रोड्यूसर से लेते हैं, ठीक है। टाइप क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर, ये 3 टाइप हो गए। डिकम्पोजर्स, these organisms are decompose which decompose the dead organism and breakdown of complex compounds of dead organism into simpler nutrition is called decomposers। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का, उसे हम क्या कहेंगे, उसे डिकम्पोजर कहेंगे। एग्जाम्पल इसका हो गया बैक्टीरिया और फंजाई। नेक्स्ट है हमारे पास फूड चेन। तो द पोजीशन लेवल और पोजीशन इन अ फूड वेब और फूड चेन और एन इकोलॉजिकल पिरामिड, जैसे हम नोन एज ट्रॉपिकल लेवल। द ट्रॉपिक लेवल इज फॉर्म बाय द प्रोड्यूसर्स एज दे प्रोड्यूस फूड, ठीक है। तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल इज फॉर्म बाय अ प्राइमरी कंज्यूमर। तो पहला ट्रॉपिक लेवल किससे बनता है, प्रोड्यूसर से बनता है। सेकंड ट्रॉपिक लेवल किससे बनता है, प्राइमरी कंज्यूमर से बनता है, सॉरी प्रोड्यूसर से बनता है। देन सेकंड प्राइमरी कंज्यूमर से, और थर्ड बनता है सेकेंडरी कंज्यूमर से, और फोर्थ लेवल बनता है टर्शियरी कंज्यूमर से। तो ये फूड चेन होती है पूरी, एक के बाद एक। पहले सन होगा, फिर ग्रास होगी, फिर ग्रास ओवर, फिर शर, फिर आउल। ये प्रोड्यूसर इज ग्रास विच इज कंज्यूम बाय अ ग्रास ओवर, जिसे किसने खाया है, ग्रास ओवर ने। तो ये क्या हो गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। अब ग्रास ओवर को फर्दर किसने कंज्यूम किया, शेरों ने कंज्यूम किया। तो ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। अब लास्टली शेरों को किसने खाया, आउल ने खाया, तो ये टर्शियरी कंज्यूमर हो गया। तो ये पूरा एक चेन है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन ऑफ जेरोफाइटिक प्लांट्स, ओके। जेरोफाइटिक प्लांट्स की जो थिक वैक्सी कोटिंग होती है, उनकी ऊपर की लेयर पे एक वैक्सी कोटिंग होती है, वो भी थिक, जिसे क्या कहते हैं, हम क्यूटिकल्स कहते हैं। फॉर मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, ताकि उनका लॉस ना हो पाए ज्यादा पानी का। दे हैव स्पीशीज स्पेशल फोटोसिंथेसिस पाथवे, उनमें कैम्प पाथवे होती है जो इनेबल करता है मिनिमम लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग डे टाइम बिकॉज टोमेटा रिमेन क्लोज्ड। तो इस टाइम पे क्या होता है ना कि इनमें ये कैम्प पाथवे प्रेजेंट होता है, तो इस टाइम पानी की जो मिनिमम लॉस होता है, क्योंकि उनका जो स्टोमेटा होता है वो क्लोज होता है दिन की तरह टाइम पे। सम जेरोफाइटिंग प्लांट्स डेवलप स्पाइंस इंस्टेड ऑफ लीव्स, कुछ जेरोफाइटिंग प्लांट जो होते हैं वो स्पाइन बना लेते हैं लीफ की जगह, स्पाइन्स ऐसे होते हैं, ऐसे है ना, जैसे कैक्टस, ओके। एंड फोटोसिंथेसिस फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय अ फ्लैटेंड स्टेम्स, और जितना भी फोटोसिंथेसिस का फंक्शन होता है ये इस फ्लैटेंड स्टेम से होता है। स्टोमेटास आर अरेंज्ड इन अ डीप पिट्स एंड मिनिमाइज लॉस थ्रू ट्रांसक्रिप्शन। स्टोमेटा जो होते हैं वो डीप पिट्स में अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से लॉस बहुत कम होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, ओके। सो
In situ conservation preserve and protect the natural habitat of plant species upon which they depend on their establishment and reproduction. Preserve the core areas and indigenous plants and cells present on the future environment and diversity and integrity. Okay. सो इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, जिसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स को उनकी नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, जहां वो रह रहे हैं, जिस जंगल में रह रहे हैं, उन्हीं को हम अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखेंगे ताकि वो इंडेंजर ना हो पाए, उन्हें कोई मारे ना। बस ये सारी चीजें इस पैराग्राफ में लिखी हुई हैं। इट इज बाय फार मोस्ट आइडल फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सबसे आइडल फॉर्म है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का। बायो रिजर्व, जेनेटिक रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क जो होते हैं, ये एग्जांपल है इन सिटू कंजर्वेशन का। आप किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपको उसका एग्जांपल याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से हाईलाइट, ब्लैक पेन से अच्छे से हाईलाइट करके लिखना। अगला है इन सिटू कंजर्वेशन। स्पीशीज दैट हैव बीन आइडेंटिफाई एज अ थ्रेटेड और पर्टिकुलरली इंडेंजर्ड और एनी हाउ इम्पोर्टेंट फॉर दैट बायोडाइवर्सिटी कैन बी प्रिजर्व इन अ सुटेबल लोकेशन आउटसाइड फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट। तो अगर कोई जानवर है या कोई प्लांट है जो इंडेंजर्ड है या किसी भी वजह से वो खत्म हो सकता है, तो उसे उसकी नेचुरल हैबिटेट से निकाल के दूसरी जगह पे रखना और उसे प्रोटेक्ट करके रखना, उसे ही हम एक्स सिटू कंजर्वेशन कहेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है फील्ड जीन बैंक, जहाँ पे 33 बॉटनिकल गार्डन्स हैं, 33 यूनिवर्सिटी बॉटनिकल गार्डन्स हैं, जहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखा गया है। देन सीड बैंक्स आते हैं, जिसमें सीड्स को हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इन विट्रो जीन बैंक्स आते हैं, क्रायो बैंक्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई, इन आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। देन है बायोमैग्निफिकेशन। क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन रिफर्स टू द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ टॉक्सिकेंट एट द सक्सेसिव ट्रॉफिस लेवल। उसमें बायो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है टॉक्सिक एंड जो होते हैं उनका कंसंट्रेशन का इंक्रीज हो जाना सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस ऑक्यूमेटेड बाय द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड और एक्सक्रीटेड। ये तब होता है जब टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जम जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, और उन्हें एक्सक्रीट नहीं किया जा सकता, बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। इन थस पास्ड आउट टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल, और उसे नेक्स्ट टॉपिक लेवल में भेज दिया जाता है। इस फिनोमिनन को वेल नोन फॉर मेर्करी और डीडीटी। ठीक है, आप देखते हैं हम इकोलॉजिकल पिरामिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है, इसको तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड देख लेते हैं। हाँ, फूड और इकोलॉजिकल पिरामिड। इफ वी एक्सप्रेस द ऑर्गेनिज्म ऑफ वेरियस ट्रॉपिक लेवल अकॉर्डिंग टू देयर नंबर, बायोमास एंड रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्स विद इन इट। ठीक है, अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स को एक्सप्रेस करें, जैसे उनके नंबर में, उनके बायोमास में, उनका रेशियो, उनके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर है, तो उसे क्या कहेंगे, तो हमारे पास एक पिरामिड बन के आएगा और इसे ही हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहेंगे। इन बेस द फॉलोइंग सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल द टायर एंड मेकअप टू एपिक्स। यहाँ पे सबसे ज्यादा होते हैं और ऊपर ऊपर जाते जाते कम। इकोलॉजिकल पिरामिड तीन तरह के होते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब हम पहले पिरामिड ऑफ बायोमास देखते हैं। बायोमास इज अ ड्राई वेट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट, यानी उसकी बॉडी से अगर पूरा पानी निकाल दिया जाए और फिर उसका वेट किया जाए तो वो उसे ड्राई वेट कहेंगे per unit of space. The ecological pyramid, which shows the quantitative relationship of the standing crop at each tropic level. The pyramid of biomass show gradual reduction in biomass at each tropic level from base to apex. ठीक है, पिरामिड ऑफ बायोमास हमेशा अपराइट होता है, जैसे ऑल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आ जाता है। इन्वर्टेड एग्जांपल है ऑल एक्वेटिक इकोसिस्टम आ जाता है। देन नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ नंबर्स, द इकोलॉजिकल पिरामिड्स विच शोज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, जिसमें हम पिरामिड्स वो पिरामिड जो नंबर इंडिविजुअल के नंबर बताते हैं। इट इट रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल रिलेशनशिप बताता है डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल पे। ठीक है, और बस यही है। लेस अबंडेंट स्पीशीज नियर द टॉप, जितने कम अबंडेंट स्पीशीज है वो टॉप पे रहेंगे और ज्यादा वाले नीचे रहेंगे। पिरामिड्स ऑफ नंबर में भी अपराइट अपराइट भी हो सकता है, जैसे इसका एग्जांपल है ग्रासलैंड, पॉन्ड, फॉरेस्ट, इकोसिस्टम। देन इन्वर्टेड में हम बात करेंगे इकोसिस्टम ऑफ ट्रीज। अगला है पिरामिड ऑफ एनर्जी। इट इंडिकेट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल। हर ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी कितनी है, ओके, फूड चेन में। एट ईच प्रोड्यूसर लेवल द टोटल एनर्जी अवेलेबल इज रिलेटिवली मोर देन द हायर लेवल। प्रोड्यूसर लेवल पे एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्या बोलते हैं, कंज्यूमर लेवल। ठीक है, इसीलिए इनका जो ये होता है ये अपराइट होता है ऐसा।
यहाँ एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। तो इन इकोसिस्टम द प्रोड्यूसर कंज्यूमर अरेंजमेंट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर नोन एज ट्रॉपिक स्ट्रक्चर। तो इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर का अरेंजमेंट बनाया गया है और उसके स्ट्रक्चर को ही हम ट्रॉपिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ईच फूड लेवल इज अ फूड चेन इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक लेवल और एनर्जी लेवल। फूड चेन का हर लेवल या हर एनर्जी लेवल को ही हम, सॉरी सॉरी, ईच लेवल ऑफ फूड चेन के हर लेवल को हम ट्रॉपिक लेवल या एनर्जी लेवल कहेंगे। अदर वर्ड्स में देखा जाए तो ईच लेवल ऑफ फूड इज फूड चेन। जो हर लेवल है फूड का, सॉरी, अदर वर्ड्स ईच लेवल ऑफ फूड, फूड का हर लेवल है फूड चेन, उसे ट्रॉपिक लेवल कहेंगे। ठीक है। पहला ट्रॉपिक लेवल में इकोसिस्टम ऑक्यूपाइड बाय प्रोड्यूसर्स आते हैं, हर्बीवोरस प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। देन फॉर्म सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं थर्ड ट्रॉपिक लेवल में। टर्शरी कंज्यूमर आते हैं फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में, और डिकम्पोजर्स आते हैं फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल में। तो ये हमने ट्रॉपिक लेवल को यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो नेक्स्ट है व्हाट इज एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो क्या होता है। एनर्जी फ्लो इज एन इकोसिस्टम, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो एक दूसरे पर डिपेंड है, या तो डायरेक्टली डिपेंड है या इनडायरेक्टली डिपेंड है। देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर। सन से प्रोड्यूसर में यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी है। एंड देन टू कंज्यूमर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड बाय प्लांट्स। ठीक है। यहाँ पे हर ट्रॉपिक लेवल में जैसे सन से प्लांट को एनर्जी मिल रही है, ठीक है। अब प्लांट की एनर्जी जो होगी वो प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाएगी, प्राइमरी कंज्यूमर की किसके पास जाएगी, सेकेंडरी के पास, सेकेंडरी की थर्ड में। तो ये एनर्जी फ्लो है, एनर्जी का फ्लो जो हर मन में फ्लो कर रहा है। ये एक डायग्राम है, इसको आप देख सकते हो, यह है पिरामिड ऑफ एनर्जी का। देन नेक्स्ट है व्हाट इज बीओडी। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एक्वायर बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर। हमने क्वेश्चन में पढ़ा था अभी, आई थिंक सीवेज ट्रीटमेंट वाले में, कि प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट का डिफरेंस, उसमें बीओडी बताया था जिसका फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसका मतलब क्या होता है कि जितना भी अमाउंट है ऑक्सीजन का जो एक बैक्टीरिया को जरूरत पड़ रही है ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, उसी को हम बीओडी कहेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के क्या इंपॉर्टेंस है। फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट एंटिटी बेस्टॉन्ड अपॉन दी नेचर, बहुत जरूरी है नेचर के लिए। रेगुलरली प्रोवाइडिंग अस विथ फूड वुड, ओके, बहुत सारी चीजें हमें प्रोवाइड करता है, खाना, लकड़ियाँ, एयर टू ब्रीथ और अदर एसेंशियल सर्विसेज। ऑल्सो दे आर ऑल्सो होम फॉर सेवरल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये घर भी है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का। फॉरेस्ट एक्ट एज अ नेचुरल एटमॉस्फेरिक प्यूरिफायर, एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई करने में फॉरेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। दे हेल्प इन मैनेजिंग क्लाइमेट, सॉइल इरोजन एंड कंट्रोलिंग नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। देन फॉरेस्ट डू कंटेन सम हर्ब्स विच आर यूज इन मेकिंग अप मेडिसिन। फॉरेस्ट में हर्ब्स भी होते हैं जो यूज किए जाते हैं मेडिसिन बनाने के लिए। नेक्स्ट है कि हमें पॉपुलेशन डेंसिटी डिफाइन करते हैं। नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में कितने स्पीशीज हैं उसे हम कहेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका ये फॉर्मूला होता है। डेथ रेट क्या होता है, एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर ऑफ डेथ, नंबर ऑफ डेथ पर इंडिविजुअल ऑफ अ पॉल्यूशन पर ईयर, पर थाउजेंड में, पर थाउजेंड इंडिविजुअल हर ईयर में कितना पर थाउजेंड इंडिविजुअल की डेथ हो रही है उसे डेथ रेट कहेंगे। सिमिलरली बर्थ रेट में, बर्थ की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ बर्थ पर थाउजेंड इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर में कितने बर्थ हो रहे हैं। नाइट्रोजन साइकिल देखते हैं हम डायग्राम की हेल्प से। ठीक है। तो नाइट्रोजन साइकिल, सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एन एटमॉस्फेयर इज अबाउट 78%। अब नाइट्रोजन, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन साइकिल को एक्सप्लेन करना है। नाइट्रोजन साइकिल, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज अबाउट 78%। तो हमें पता है कि जो नाइट्रोजन का
अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो 78% है। ऑर्गेनिजम्स आर अनेबल टू यूज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली, और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन का यूज नहीं कर सकते। दे ऑब्टेन फ्री नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड अमोनियम कंपाउंड, और वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेते हैं, जो हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट होता है, जैसे कि नाइट्रेट और अमोनियम। ठीक है। द नाइट्रोजन साइकिल कीप्स द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एन एटमॉस्फेयर कांस्टेंट। नाइट्रोजन साइकिल क्या करता है कि वो नाइट्रोजन की जो अमाउंट है उसको एक कांस्टेंट में रखता है एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन ऑफ एन एटमॉस्फेयर कम्स टू द अर्थ बाय मेनी मेथड। नाइट्रोजन जो होता है एटमॉस्फेयर में का, वो बहुत अलग अलग तरीकों से आता है, जैसे कि लाइटनिंग की वजह से, रेन की वजह से, वॉल्केनो, सिम्बायोटिक एंड एबायोटिक से आता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, यूज ऑफ आर्टिफिशियल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, और डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड एक्सक्रीटेड बाय एनिमल्स एंड डेड प्लांट्स, एंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स एक्सेट्रा। तो ये सारी जितने भी मैंने चीजें पढ़ी इनकी वजह से। ओके। इन अ रेनी सीजन व्हेन देयर इज अ लाइटनिंग इन द क्लाउड्स, जब रेनी सीजन में जब लाइटनिंग होती है, तो द फ्री नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं एयर के, वो कम टू द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, वो ग्राउंड के फॉर्म में आते हैं कंपाउंड में, वेयर दे कंबाइन विद कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अदर मिनरल्स। और वो किसके साथ कंबाइन करते हैं, वो कैल्शियम, मैग्नीशियम और जितने भी अदर सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनके साथ कंबाइन करते हैं, और क्या बनाते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट। ओके। द वर्क ऑफ फिक्सिंग, मतलब कन्वर्टिंग द फ्री नाइट्रोजन ऑफ द एयर एंड टू इट्स कंपाउंड इज डन बाय सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। और ये जो फिक्सिंग का काम कौन करता है, सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया करती है। एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल बाय रेजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नोडुलर रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो ये सारे लोग फिक्सिंग करते हैं। ये एक नाइट्रोजन साइकिल हो गई, इसका डायग्राम देखना। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, यहाँ पे ट्री प्लांट्स है, यहाँ से बायोस्टेबलाइजेशन हो रहा है, नाइट्रेट नाइट्रेट एनिमल्स में फूड फूड इन रेडिंग, डेथ, एमोनियम, लैंड्स। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम है नेचर में कैसे नाइट्रोजन साइकिल हो रहा है। ठीक है। अगला है कि दो एंटीबायोटिक्स लिखने हैं हमें, एक हो गया पेनिसिलिन, एक हो गया स्टेप्टोमाइसिन। ठीक है। नेक्स्ट है कि कार्बन साइकिल क्या है। कार्बन साइकिल 40% 49% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हम 49% ड्राई वेट लेंगे, उसे कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कार्बन में 49% होता है ड्राई वेट ऑर्गेनिज्म का। 78% ऑफ कार्बन इज फाउंड डिजॉल्व इन द ओशन। 71% क्या, जो कार्बन है वो ओशन में डिजॉल्व होता है। कार्बन साइकिल अकर्स थ्रू एटमॉस्फेयर, ओशन ओशन एंड थ्रू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म। कार्बन साइकिल कैसे कैसे होता है, एटमॉस्फेयर से होता है, ओशन से होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, या फिर डेड ऑर्गेनिज्म से। इट इज एस्टिमेटेड दैट 4 into 10 raised to the power 13 kgs of carbon is fixed in the atmosphere through photosynthesis annually। तो ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि इतना कार्बन फिक्स किया जाता है बायोस्फेयर में फोटोसिंथेसिस की हेल्प से एनुअली, साल में। कार्बन इज रिटर्न टू एटमॉस्फेयर एज कार्बन बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू रेस्पिरेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ डिकम्पोजर्स। सम प्लांट्स ऑफ फिक्स्ड कार्बन इज लॉस्ट एज सेडिमेंट्स एंड रिमूव्ड फ्रॉम सर्कुलेशन। Then 6 point है burning of wood, forest fire, volcanic activities, combustion of organic material and fossil fuels are some essential sources of releasing carbon dioxide in the atmosphere। तो लकड़ी का जलाना, फॉरेस्ट फायर, जब जंगल में आग लग जाती है या कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी हो जाती है, तो ये सबसे एसेंशियल सोर्सेज है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। और ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, पेड़ों का काटना, वस्कुलर बर्निंग, सॉरी व्हीकुलर बर्निंग हो गया, फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग हो गया। ठीक है, इनकी वजह से ही अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ता है। ये इसका डायग्राम हो गया, इस डायग्राम को आपको अच्छे से याद करना है। ओके। सो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इन क्वेश्चंस को आप स्किप नहीं कर सकते, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। लास्ट टाइम तो बिल्कुल इसको ही पढ़ के जाना है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।